हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं बीके पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा कंटेंट ले रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट ले रहे हैं। और प्रीवियस एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स की बात कर लीजिए, रेलवेज की बात कर लीजिए, एसएससी की बात कर लीजिए, डिफेंस की बात कर लीजिए, मतलब जहां जहां पर जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, प्रयास किया है कि हर तरह के क्वेश्चंस, हर तरह की डेप्थ, हर तरह की गहराई आप तक पहुंचे। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। देखिए, इस टॉपिक को अक्सर बच्चे मजाक के विषय के तौर पर पढ़ते हैं और बहुत सेंसिटिव टॉपिक मैं मेरी नजर में मानता हूं। क्यों? क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। साथ ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके साथ जनरली बच्चे अपने माँ बाप से, अपने एल्डर से, अपने बड़ों से, टीचर के साथ भी खुलकर डिस्कस नहीं कर पाते। और अक्सर जो कम एज के बच्चे हैं वो यूट्यूब या सोशल मीडिया के द्वारा तरह तरह का ज्ञान लेकर, तरह तरह की बातें सीखकर अपने आप को तरह तरह की गलतियों में डाल देते हैं। ठीक है, इसलिए सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर स्टडी होना बहुत जरूरी है, जानकारी होना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, किस प्रकार से जननांगों की साफ सफाई की जाए, किस प्रकार से जननांगों को जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इन्फेक्शन से बचाया जाए। क्यों? क्योंकि जनरली ये वो चीजें हैं जहां पर अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती भी है तो बच्चे अपने मदर फादर से डिस्कस ही नहीं करते महीनों तक। ठीक है, तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो असुरक्षित यौन संपर्क, अनप्रोटेक्टेड फिजिकल कांटेक्ट से फैलती हैं? ठीक है, किस एज ग्रुप में किस तरह की जो चीजें हैं वो हमारी बॉडी में हार्मोनल बदलाव आते हैं, ये सारी चीजें हमें बहुत बेसिक से समझना जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले हम मानव, दोस्तों मानव में आपको पता है जनन के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी जाति यानी कि अपनी स्पीशीज, अपने वंश, अपने जीनस, अपने कुटुंब, अपने परिवार को बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि जिस जिस जाति में लोग ज्यादा होते हैं वो पावरफुल होती है। तो कहीं ना कहीं पावरफुल, कहीं ना कहीं अस्तित्व, कहीं ना कहीं लॉन्गेबिलिटी, कहीं ना कहीं उत्तरजीविता, लंबे समय तक पावर में रहें, जिंदा रहें, अस्तित्व में रहें, इसके लिए क्या किया जाता है? जनन किया जाता है। और बिल्कुल जनन जो है ये प्रकृति की निरंतरता का एक साधन भी है। जो नेचर है वो लगातार, जो नेचर के अंदर जो जीवन है वो लगातार बढ़े जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जरूरी भी है, एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। ठीक है, मानव की बात करते हैं तो मानव में संतान उत्पत्ति के लिए दो पेरेंट की जरूरत होती है, मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट, नर जनक, मादा जनक। दोनों अलग अलग बॉडी पर होते हैं, इसलिए मानव जो है वो एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी का मतलब हो गया कि भाई हमारी बॉडी में अलग अलग बॉडी पर अलग अलग सेक्स होता है। मेल बॉडी पर मेल सेक्स, फीमेल बॉडी पर फीमेल सेक्स, नरलिंग, मादा लिंग। ठीक है, उसी हिसाब से ऑर्गन्स होते हैं, उसी हिसाब से अंग पाए जाते हैं। क्लियर? तो मानव एक लिंगी हो गया। एक लिंगी को इंग्लिश में बोलते हैं डायोसियस। ठीक है, चलिए। और मानव प्रजनन कैसा कर रहा है? लैंगिक जनन कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही जनन होता है जिसमें नर और मादा, मेल और फीमेल, दो गैमेट की जरूरत पड़ती है। तो आइए पहले समझने का प्रयास करते हैं। पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर ज्यादातर चीजें केवल एक्सप्लेन करने की हैं। ठीक है, तो जहां चार्ट की मदद पड़ेगी, जहां डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी, सब चीजें काम में लेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि भाई मानव, सबसे पहले बात हमारी हो रही है क्या होता है जनन। पहले ये बात से शुरुआत करेंगे, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। दोस्तों एक एक चीज आपको क्लियरली मैं माइंड में बिठाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता, अपने जैसी संतानें प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है बताओ? वो जनन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करी, सजीव अपने एग्जिस्टेंस, सजीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। बहुत बेसिक सी बात। जनन की बात करी, नेक्स्ट की रिप्रोडक्शन सामान्यतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा होता है साहब? सबसे पहले होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल और फीमेल दो सेक्सेस की जरूरत पड़ती है। और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। क्लियर? अलैंगिक जनन जो होता है वो कम विकसित जीवों में पाया जाता है, वो लेस डेवलप्ड, जो कम विकसित जीव हैं उनमें मिलता है मोस्टली। और जो ज्यादा डेवलप्ड हैं, जो हाईली डेवलप्ड हैं, जिनमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिनमें जटिल संरचनाएं पाई जाती हैं, वे अक्सर लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है,
चलिए, तो लैंगिक जनन का मतलब लिंगों की जरूरत, अलैंगिक जनन का मतलब नो नीड ऑफ सेक्सेस। ठीक है, इसका मतलब हो गया ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल फीमेल सेक्स की जरूरत है, नर और मादा लिंग की जरूरत है, वो लैंगिक जनन हो गया। और जिसमें जरूरत ही नहीं है, जिसमें केवल एक ही पेरेंट पर्याप्त है, जिसमें केवल एक ही जनक पर्याप्त है, नर मादा मम्मी पापा कुछ नहीं, केवल एक, वो क्या होता है, वो अलैंगिक जनन होता है साहब। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात की मानव कैसा जनन कर रहा है सर, मानव लैंगिक जनन करता है। ठीक है, मानव कैसा प्राणी है, एक लिंगी है। कैसा प्राणी है, एक लिंगी। अब इस एक लिंगी के बारे में मैं क्या कह रहा हूं, देखना, एक लिंगी के बारे में क्या कर रहे हैं, एक लिंगी का मतलब होता है एक बॉडी पर एक सेक्स, एक बॉडी पर एक सेक्स। सेक्स का मतलब होता है या तो मेल या फीमेल। क्लियर, इसको बोला जाता है डायोसियस। क्लियर हो गई बात यहां तक, ठीक है। अब मेल फीमेल में जो जनन की क्षमता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग पैदा होते से ही संतान पैदा करने की कैपेसिटी लेके रखते हैं। जननांग हमारे अंदर होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे अंदर होते हैं, लेकिन जो युग्मकों का निर्माण है, आपने पढ़ा होगा शुक्राणु अंडाणु, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तब जाकर नए जीव की, नए मानव की उत्पत्ति का रास्ता बनता है। तो स्पर्म्स और एग का जो फॉर्मेशन है, शुक्राणु और अंडाणु का जो निर्माण है, वो एक निश्चित उम्र के बाद प्रारंभ होता है। ठीक है, जननांग मेल की बॉडी पर मेल ऑर्गन्स, फीमेल की बॉडी पर फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन जो जनन की क्षमता है वो एक निश्चित उम्र के बाद आती है। मेल के अंदर, पुरुष में जो लैंगिक विकास है वो 15 से 16 वर्ष की उम्र में होता है। यानी पुरुष 15 से 16 वर्ष की उम्र में, देखा जाए तो कह सकते हैं पुरुष में शुक्राणुओं का निर्माण होना चालू हो जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। महिला के अंदर अगर बात करें तो महिला में कहा जाता है कि अंडाणु जो होते हैं उनका निर्माण लगभग 400 के करीब अंडाणुओं का निर्माण जब जो बच्चियां छोटी होती हैं तभी उनके अंदर हो जाता है, लेकिन वो परिपक्व होकर, समझना, वो मैच्योर होकर रिप्रोडक्शन के काबिल बनने लगते हैं 12 से 13 वर्ष की उम्र के बाद। यानी महिलाओं में जो प्यूबर्टी है, महिलाओं में जो लैंगिक विकास है, महिलाओं में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है, वो मेल के कंपैरिजन में, पुरुष के कंपैरिजन में जल्दी आती है। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर। तो महिला में जो लैंगिक विकास है कब होता है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में होता है। महिला में जो लैंगिक विकास है वो एक साइकिल से डिनोट किया जाता है। यानी महिला में सेक्सुअल डेवलपमेंट को एक साइकिल के स्टार्ट से समझा जाता है, और इस साइकिल के स्टार्ट को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, रज चक्र इसे कहा जाता है। मासिक धर्म कहते हैं, रज चक्र कहते हैं। 28 से 30 दिन का एक साइकिल होता है जिसमें महिला का जो गर्भाशय है, पहले बता देता हूं, जो बच्चा जिस जगह पलता है उसको गर्भाशय, बच्चादानी या यूट्रस कहते हैं, और मादा का गर्भाशय अपने आप को हर महीने नया बनाता है। नया बनाने का मतलब पुराने जो डैमेज्ड टिश्यूज हैं, पुराने क्षतिग्रस्त ऊतकों को बॉडी से बाहर निकालता है और नए ऊतकों का निर्माण करता है, ताकि ताकि जब भी प्रेगनेंसी हो तो बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, बच्चे को अच्छे न्यूट्रिएंट्स, अच्छे पोषक पदार्थ मिले। ये प्लानिंग से हर माह महिला का जो गर्भाशय है वो अपने आप को एक साइकिल के थ्रू क्या करता है ना, एक साइकिल के थ्रू रिपेयर करता है। पहले पहले कुछ दिन जो क्षतिग्रस्त ऊतक हैं वो ब्लड की सहायता से बाहर निकलते हैं, 5-6 दिन ब्लीडिंग होती है, ब्लड बाहर निकलता है, ब्लड के साथ साथ गर्भाशय के जो क्षतिग्रस्त टिश्यूज हैं वो बाहर निकलते हैं, और उसके बाद वापस से नए टिश्यूज बनते हैं, और उसके बाद वापस गर्भाशय नया ताजा तरोताजा हो जाता है। मैं जहां तक मानता हूं कुछ हद तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर हो गई बात यहां तक, ठीक है। चलिए, चलो यहां पर जब हम बात करेंगे, 1 सेकेंड, ये स्पेलिंग मैं थोड़ी करेक्ट कर देता हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, महिला में सेक्सुअल डेवलपमेंट को इसी से देखा जाता है। क्लियर हो गई बात यहां तक, ठीक है ना। चलिए डायोसियस की स्पेलिंग भी करेक्ट कर देता हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने एक बात समझी कि मानव एकलिंगी है,
मानव डायोसियस है, मानव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। मेल में सेक्सुअल प्यूबर्टी, मेल में लैंगिक विकास, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी थोड़ा लेट आती है 15 से 16 साल की एज में, फीमेल में 12 से 13 साल की एज में आ जाती है। और 12 से 13 साल की एज में हम कैसे मानते हैं कि महिला में एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यहां से क्वेश्चन शुरुआत हो जाते हैं, ध्यान रखना। पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है महिला का, ध्यान रखना, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको ध्यान रखना कहते हैं मीनार्क। क्या बोलते हैं? मीनार्क। मीनार्क को हिंदी में बोला जाता है रजोदर्शन। और जो लास्ट होता है, लास्ट लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको बोला जाता है मीनोपोज। मीनोपोज का मतलब है रजोनिवृत्ति, निवृत्ति का मतलब समाप्ति। तो महिला में ध्यान रखना है कि जो पहला मासिक चक्र होता है बच्चों उसको कहते हैं मीनार्क, और जो लास्ट मासिक चक्र होता है उसे बोलते हैं मीनोपोज। पहला मासिक चक्र जो होता है ये 12 से 13 वर्ष की उम्र में होता है, और जो लास्ट मासिक चक्र होता है ये जनरली 45 से 50 की एज तक होता है। कुछ महिलाओं में आगे तक भी पॉसिबल है, कुछ महिलाओं में मासिक चक्र है ना 60-65 तक भी देखे गए हैं इन सम रेयर केसेस। ठीक है, तो महिलाएं उस उम्र तक भी संतान पैदा करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक महिला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एक महिला संतान उत्पत्ति के लिए, बेबी पैदा करने के लिए किस बीच डेवलप रहती, किस बीच अवेलेबल होती है, तो मीनार्क से मीनोपोज के बीच, यानी 12 से 13 वर्ष की उम्र से लेकर और 45 से 50 वर्ष की उम्र तक ही संतान उत्पत्ति पॉसिबल है। क्लियर? वैसे 18 साल मिनिमम एज शादी के लिए करी हुई है पहले से, महिला के लिए करी हुई है पहले से। ठीक है, पढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि आजकल वैसे ही बच्चे जो है 24-25 साल की एज तक शादी नहीं करना चाहते। 24-25 साल की एज तक छोड़ो, शादी करने का ही बच्चों का मेंटेलिटी नहीं रहती, कौन बच्चे करेगा, जिम्मेदारी, बचना चाहते हैं लोग परिवार नाम की जिम्मेदारी से, तो पॉसिबल है। नेक्स्ट, पहले होता था कि 10-11 बाल विवाह होते थे, 10-11-12 साल में तो शादी कर दी जाती थी, 12-13-14 साल में बच्चे हो जाते थे, और हो ही जाते थे। ठीक है, धीरे धीरे करके सरकारों को लगा, कानून बने कि नहीं इतनी कम एज में, फिजिकली तो चलो फिर भी जो 12 से 13 वर्ष की उम्र में जो अंडाणु है वो बनने लग जाए, लेकिन मानसिक और देखा जाए तो कंप्लीटली शारीरिक रूप से भी वो बच्चियां सक्षम नहीं होती कि वो एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकें। धीरे धीरे करके शादी और इन सब की जो है एज फिक्स कर दी गई, मिनिमम बाल विवाह पर रोक लगा दी गई कानूनी रूप से। ठीक है, फिर भी साइंस तो ये कहती है कि एक महिला बेबी डेवलपमेंट के लिए कब से कब तक अवेलेबल होती है, बिटवीन 12 to 13 ईयर टू 45 to 50 ईयर, यानी 12 से 13 वर्ष की उम्र से लेकर, या कह सकते हैं मीनार्क से मीनोपोज के बीच, रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति। अब रजोदर्शन क्या है? पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आया है उसको बोलते हैं रजोदर्शन। रजोदर्शन देखा जाए तो कह सकते हैं रज चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? रज चक्र। तो रज चक्र का पहली बार जो हुआ है उसको दर्शन, भाई पहली बार दिखा है तो उसको बोलते हैं रजोदर्शन, है ना। और मीनोपोज, निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब अब उसको क्या कर चुके हैं? फिनिश। कहते हैं ना मैं खा पी कर निवृत्त हो गया हूं। ठीक है, तो निवृत्त का मतलब है मैं सारे कार्यों से निवृत्त हो चुका हूं, इसका मतलब है कि भाई फिनिश हो गया मामला। ठीक है, तो ये याद रखना, रजोदर्शन से रजो निवृत्ति। क्लियर? एक महिला, ध्यान रखना यहां पर भी लिखा हुआ है मासिक चक्र की शुरुआत जो हो रही है, क्लियर, मासिक चक्र की शुरुआत को मीनार्क कहते हैं, मासिक चक्र की समाप्ति को मीनोपोज कहते हैं। एक महिला मीनार्क से मीनोपोज के बीच रिप्रोडक्शन के लिए अवेलेबल होती है। डन? यहां तक मैं मानता हूं आप एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। पीडीएफ भी आपको प्रॉपर इसकी मिल जाएगी और मजेदार तरीके से आप चीजों को सीख भी जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट। दोस्तों, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र को यहां पर समझने वाले हैं। क्लियर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनसीईआरटी का डायग्राम हमारे सामने है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए यहां से शुरुआत होती है सीखने की। बच्चों को ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए हमारा जो बाह्य जननांग है, देखो क्या होता है, हमारे जननांग दो तरह के, आंतरिक जननांग, बाह्य जननांग। बाह्य जननांग जो बॉडी से बाहर विजिबल है, दिखता है, आंतरिक जननांग जो अंदर होते हैं। बाह्य जननांग की बात करें तो पुरुषों में पेनिस, पुरुषों में शिश्न, पेनिस, महिलाओं में वेजाइना, योनि। लोगों को लगता है कि जनन इन्हीं के द्वारा हो रहा है, लेकिन नहीं, ये केवल बाह्य जननांग है, केवल माध्यम है।
जो हमारा प्रमुख जननांग है, ध्यान रखना, पुरुष में प्रमुख जननांग, पुरुष में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो वृषण होते हैं, वृषण, टेस्टिस, अंडकोश भी जिन्हें कहते हैं, क्लियर। और महिला में जो प्रमुख जननांग है वो अंडाशय होते हैं, ओवरी होते हैं। पुरुष में वृषण में टेस्टिस में स्पर्म्स यानी शुक्राणु बनते हैं, महिला में ओवरी में अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, ठीक है। और वो पेनिस के माध्यम से, पुरुष में स्पर्म्स जो होते हैं वो पेनिस के माध्यम से महिला के जनन मार्ग में मुक्त किए जाते हैं, और वो योनि मार्ग से मुक्त होते हुए वो जो है गर्भाशय तक पहुंचते हैं, और वहां जाकर क्या होता है, शुक्राणु, अंडाणु, स्पर्म्स और ओवम जो है आपस में, आपने पढ़ा होगा, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में आपस में मिल जाते हैं, और उसके बाद रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। मैं सारा समझाऊंगा। देखिए, पुरुष में अगर आप बात करते हैं, सबसे पहले ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये पेनिस है। चलो इसको यहां से शुरुआत नहीं करते, इसको शुरुआत करते हैं वृषण से, क्योंकि शुरुआत वहीं से हो रही है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे, ये दोस्तों ये एक साइड का मैं डायग्राम देखिए, ये लेटरल डायग्राम है। लेटरल डायग्राम का मतलब आप ऐसे समझिए, ये पेनिस है, पेनिस के जस्ट पीछे की ओर दो क्या पाए जाते हैं, पेनिस के जस्ट बगल में, जहां से पेनिस जो है स्टार्ट होता है, वहां के बगल में दो क्या पाए जाते हैं आपके, है ना, दो वृषण पाए जाते हैं। मैं एक वृषण की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये जब आप वृषण की बात करेंगे तो ये आपका हो गया क्या, वृषण, टेस्टिस। वृषण जिस आवरण में होते हैं उसे बोलते हैं वृषण कोश, वृषण को बोलते हैं टेस्टिस। एक और डायग्राम में अभी दिखाऊंगा आपको, वृषण कोश को बोलते हैं स्क्रोटम। उसके बाद वृषण के जस्ट ऊपर, ये वृषण की बात कर रहे हैं, वृषण के जस्ट ऊपर जो है एक आवरण, यहां पे वृषण के जस्ट ऊपर आप ये जो आवरण देख रहे हैं, क्लियर, ये जो आवरण आप देख रहे हैं वृषण के जस्ट ऊपर, इसको बोलते हैं अधिवृषण। ये क्या होता है, अधिवृषण, अधिवृषण। इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, अधिवृषण। अब क्या होता है, देखो ध्यान दो, क्या होता है कि वृषण से एक नली चलती है। भाई क्या होता है, वृषण में स्पर्म्स बनेंगे, स्पर्म्स जो होते हैं वो कहां जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं आपके अधिवृषण में। अधिवृषण मतलब एपिडिडाइमिस, जहां पे स्पर्म्स को ट्रेनिंग मिलती है। यानी आपसे पूछा जाए स्पर्म्स सक्रिय कहां होते हैं, एक्टिवेट कहां होते हैं, तो अधिवृषण में होते हैं, ठीक है। अधिवृषण से ये स्पर्म्स जो होते हैं एक नलिका के द्वारा, एक ट्यूब के द्वारा, इस ट्यूब को बोला जाता है, ध्यान रखना, इस ट्यूब को बोला जाता है वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं इस ट्यूब को, वास डिफरेंस। समझना, मैं पूरा आपको सिस्टम बता रहा हूं। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को ध्यान रखना, इस ट्यूब को बोलते हैं शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, वास डेफरेंस। ये वो नली है जो शुक्राणुओं को जनन मार्ग में लाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या होता है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट ये होता है, इधर से आ रही है मूत्र नलिका, ठीक है, यूरिनरी, यूरिनरी डक्ट कहां से आ रही है साहब, यूरिनरी डक्ट आ रही है किडनी से, मूत्र नलिका। और मूत्र नलिका किस में आ गई, ये मूत्राशय है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। क्या है ये, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें हमारा यूरिन इकट्ठा रहता है, ठीक है। चलो अब दो मूत्र नलिका दोनों तरफ से आ रही, यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र इकट्ठा हुआ, ये मूत्र वाली नली भी किस में आकर मिल गई, शुक्रवाहिनी में आके मिल गई, और ये दोनों पेनिस के माध्यम से आगे निकलती हैं। अब दोबारा समझना मेरी बात, होता क्या है, वृषण में स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स आ जाते हैं किसमें, स्पर्म्स आ जाते हैं अधिवृषण में, अधिवृषण में एक्टिव होते हैं, और वहां से शुक्रवाहिनी के द्वारा, वास डिफरेंस के द्वारा ये क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो नली है, इसी में मूत्राशय से, यूरिनरी ब्लैडर से, इसी में मूत्र की नली का आकर जुड़ जाती है, मूत्र मार्ग आके जुड़ जाता है इसी में। साथ ही साथ जो जनन ग्रंथियां हैं साइड में, ध्यान रखना, ये जनन ग्रंथियों में बात करेंगे हम, देखो ये शुक्राशय, यहां पे ये शुक्राशय, यहां पे प्रोस्टेट, ठीक है, यहां पे काउपर ग्रंथि, क्लियर। तो जैसे जैसे ये शुक्रवाहिनी आगे बढ़ती है, शुक्राशय सीमाइनल वेसिकल से आने वाला लिक्विड, प्रोस्टेट ग्रंथि से आने वाला लिक्विड, और काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि से आने वाला जो लिक्विड है, वो सब इसमें मिलते हुए जाते हैं, और ये सब वीर्य के माध्यम से, वीर्य के रूप में बाहर आता है। तो आप ऐसे समझेंगे कि शुक्रवाहिनी जब चलती है तो इसी शुक्रवाहिनी में मूत्र की नली का मूत्र मार्ग आके मिल जाता है मूत्राशय से, ठीक है। इसी में शुक्राशय जो आपका होता है, सीमाइनल वेसिकल जो आपका होता है शुक्राशय, ठीक है, वो एक ग्रंथि है, शुक्राशय से निकला हुआ लिक्विड भी
इसी में आके मिलता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला हुआ लिक्विड भी इसी में मिलता है, और काउपर ग्रंथि से निकला हुआ लिक्विड भी इसी में मिलता है, ठीक है। और ये सारा का सारा रास्ता पीनस के माध्यम से बाहर खुलता है। पीनस बाह्य जननांग है, यानी कि हमारी बॉडी में मूत्र मार्ग और वीर्य मार्ग एक ही है, मूत्र मार्ग और जनन मार्ग एक ही है। फीमेल में यूरिन का जो होल है वो अलग होता है, यूरिन पाथ अलग होता है और जेनेटिकल पाथ अलग होता है, यानी कि पुरुष के अंतर्गत मूत्र मार्ग जनन मार्ग एक ही होता है। वीर्य भी, सीमन भी, स्पर्म्स भी उसी रास्ते आते हैं जिस रास्ते क्या आता है, आपका यूरिन आता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है। अब देखा जाए तो कौन कौन सी चीजें हो गई क्लियर। देखा जाए तो हमारे पास देखो, इस डायग्राम को भी जब आप देखेंगे गौर से, यहां पर भी आपको वही सिस्टम दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा कि ये वाला पार्ट आपका वृषण है। वृषण के जस्ट ऊपर आप क्या देख रहे हैं, अधिवृषण, ठीक है। वृषण से जो नलिका चली, इस नलिका का नाम क्या है, शुक्र वाहिनी वासा डिफरेंस, ठीक है। ये शुक्र वाहिनी ये आ गई, देखो ये जा रही, ये पेनिस के अंदर आके यहां तक, ठीक है। अब इसी में ध्यान रखना, बीच में ये आ गया यूरिनरी ब्लैडर, क्लियर। तो इसी में यूरिनरी ब्लैडर से ये मूत्र की नलिका आके मिल गई, ठीक है। यहीं पे मूत्र मार्ग के दोनों तरफ यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि होती है अखरोट के आकार की, क्लियर। वो भी इसी में आके मिल गया, उससे आने वाला लिक्विड। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं सीमाइनल वेसिकल, जो आपका क्या है, सीमाइनल वेसिकल मतलब शुक्राशय है, उससे आने वाली नलिका भी इसी में आके मिल गई। तो देखा जाए, ठीक है। साथ ही साथ जो आपके जो बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि है वो भी आपके लिक्विड इसी में छोड़ती है, ठीक। वासा डिफरेंस शुक्रवाहिनी के बारे में याद रखना, जब पुरुष नसबंदी होती है, क्लियर। तो देखा जाए कौन कौन सी चीज हो गई, वृषण हो गए, टेस्टिस हो गए, वृषण के बाद अधिवृषण हो गए, एपिडिडाइमिस हो गया। अधिवृषण के बाद अगर हम, वृषण आपके दो हैं, अधिवृषण भी प्रत्येक वृषण के ऊपर हैं तो ये भी दो हैं। शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस, ये भी दोनों तरफ आपके कितनी है, शुक्रवाहिनी भी आपके दोनों तरफ दो हैं। उसके बाद शुक्राशय, ठीक है, तो शुक्राशय भी आपके दो हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखना है प्रोस्टेट ग्रंथि आपके एक है अखरोट के आकार की। उसके बाद काउपर ग्रंथि ये कितनी है, दो मटर के दाने के आकार की। और उसके बाद शिश्न पेनस, क्लियर। ये आपका पाथ है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसमें जो शुक्रवाहिनी है, इस शुक्रवाहिनी में शुक्राशय से शुक्रद्रव, सीमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्रंथि से प्रोस्टेटिक फ्लूइड, काउपर ग्रंथि से काउपर फ्लूइड इसमें मिलता है। और स्पर्म्स कहां से आ रहे हैं, स्पर्म्स आ रहे हैं टेस्टिस से। तो ये सब मिलकर वीर्य बनाता है, सीमन बनाता है। सीमन में क्या क्या होता है, वीर्य में क्या क्या होता है, वीर्य में स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं। वीर्य में शुक्र द्रव का कुछ हिस्सा होता है, सीमाइनल फ्लूइड होता है। वीर्य में प्रोस्टेट फ्लूइड होता है, वीर्य में काउपर फ्लूइड होता है। सबका काम अलग अलग है, वो आगे डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ जो मूत्राशय है यूरिनरी ब्लैडर, उससे आने वाली जो मूत्र नलिका है, उससे आने वाला जो मूत्र मार्ग है यूरेथ्रा, वो भी शुक्र वाहिनी में ही अटैच हो जाता है। वो भी शुक्र वाहिनी और मूत्र मार्ग आपस में मिल जाते हैं। और ये सब किस में खोलते हैं, पीनस में। तो पीनस इज आर एक्सटर्नल जेनाइटल। पीनस हमारा क्या है, बाह्य जननांग है। क्लियर हो गई बात। एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है, विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मैं समझा चुका हूं, ठीक है। बात को बढ़ाते हैं आगे, देखना। ये जो है ये लेटरल डायग्राम, ये जो है आपका बाइफ्रंट डायग्राम है, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ठीक है। देखो अच्छे से समझो, ये क्या हो गया साहब, वृषण, टेस्टिस के जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं अधिवृषण, ठीक है। अधिवृषण से जो नलिका चली साहब, कौन सी नली है ये शुक्रवाहिनी है, बोलो ठीक है, शुक्रवाहिनी। ये दोनों तरफ से आ गई, ठीक है, शुक्रवाहिनी। इधर ये क्या है, मूत्र की नली है, ठीक है। तो ये मूत्र की नली भी इसी में आके ऐड हो गई, ठीक है। यहीं पर आप जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ठीक है। अब सुनना 1 सेकेंड, फिर डायग्राम आपको चीजें समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। यहां पर ये क्या है, दो शुक्राशय हैं, सीमाइनल वेसिकल है। यहां पर ये दो क्या है, काउपर ग्लैंड है, ठीक है, क्लियर। अब आप ऐसे समझो कि ये वासा डिफरेंस चली, ये शुक्रवाहिनी चली, इसी में आकर समझना, शुक्रवाहिनी चली, इसी में कौन कौन आकर मिल गया, इसी में आकर मिल गया यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग इसी में आकर मिल गया, क्लियर। मूत्रमार्ग इसी में आकर मिल गया, प्रोस्टेट ग्रंथि का फ्लूइड इसी में आएगा, ठीक है। ये सारे इसके थ्रू आएंगे।
है ना, सीमाइनल वेसिकल का फ्लूइड इसी में आएगा, काउपर ग्रंथि का फ्लूइड इसी में आएगा, और ये सारा जो है पीनस के माध्यम से। ठीक है, अब पीनस के अंदर जो मूत्र का जो छिद्र है उसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्लियर। पेनस में ध्यान रखना, पीनस का जो आगे का उभार होता है, पीनस का आगे का जो पिंक कलर का उभार होता है उसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस, उसे बोलते हैं शिश्न मुंड। क्या बोलते हैं, शिश्न मुंड बोला जाता है, ग्लांस पेनिस बोला जाता है। और पेनस के अंदर ध्यान रखना, पेनस के अंदर किस प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, एरेक्टर मसल्स पाई जाती हैं, एरेक्टर। ये मसल्स जो होती हैं, एक्साइटमेंट के समय इन मसल्स में ब्लड भर जाता है, और एक्साइटमेंट के समय इन मसल्स में क्या होता है, ये मसल्स तेजी से फैलती हैं, अकड़ती हैं। ठीक है, और क्या होता है बताइए, पीनस जो होता है वो इरेक्ट हो जाता है, तनाव ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज शुक्रवाहिनी ध्यान रखना है कि जब पुरुष नसबंदी होती है, ध्यान रखना, जब पुरुष नसबंदी होती है, जब पुरुष नसबंदी करते हैं, तो ये जो वैस डिफरेंस होती है, शुक्रवाहिनी जो होती है, शुक्रवाहिनी, इसको काट कर क्या लगा देते हैं, गांठ लगा देते हैं, इसको कट करके, कट एंड टाई, इसको काट करके बांध देते हैं, और इसको बोला जाता है वैसेक्टोमी। पुरुष नसबंदी को क्या बोलते हैं बच्चों, वैसेक्टोमी। अब पुरुष नसबंदी करने से क्या होता है समझो, अगर किसी ने इसको काट दिया यहां से, क्लियर, तो बताओ जो स्पर्म्स हैं वो यहां नहीं आएंगे, बाकी के फ्लूइड से संतान पैदा नहीं होनी है, बाकी के फ्लूइड तो केवल हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं आगे बात करेंगे, लेकिन अगर इस शुक्रवाहिनी को काट दिया दोनों तरफ से, तो बताओ क्या होगा, तो स्पर्म्स नहीं आएंगे, और विदाउट स्पर्म्स रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अच्छे से चीजें अब मुझे ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, एक एक चीज आप यहां से क्लियर करेंगे। नरजनन तंत्र के निम्न भाग हैं, देखो सबसे पहला प्रमुख, प्राइमरी जेनाइटिकल ग्लैंड एंड ऑर्गन। प्रमुख जननांग जो है वो क्या है बच्चों, वो वृषण है, वो टेस्टिस है। प्रमुख जननांग क्या है बच्चों, टेस्टिस है प्रमुख जननांग। प्राइमरी ऑर्गन क्या है, टेस्टिस। प्रमुख जननांग वृषण है। क्लियर। वृषण का काम क्या है बताओ, टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म्स का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण करना, स्पर्म्स का निर्माण करना। ठीक है, दूसरा बात, सहायक जनन ग्रंथि, सहायक जननांग बात करें, अधिवृषण, शुक्राशय, सीमाइनल वेसिकल, एपिडिडाइमिस। सहायक ग्रंथियों की बात करें तो प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि अखरोट के आकार की एक होती है, और उसके बाद बल्बो यूरिथ्रल या काउपर ग्रंथि बोलते हैं, ये पी शेप होती है, मटर के दाने के आकार की होती है, और ये कितनी होती है भाई, 2 होती है। अखरोट के आकार की ग्रंथि प्रोस्टेट, ध्यान रखना। उसके बाद शुक्रवाहिनी है जो स्पर्म्स को जनन मार्ग में लाने वाली नली है, और उसके बाद जो एक्सटर्नल जेनाइटल है, जो बाह्य जननांग है, उसको क्या बोल देते हैं भाई, जो बाह्य जननांग है वो हमारा हो गया पेनिस। ठीक है, यही हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सबको एक एक करके पहले टेस्टिस को समझते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से जा रही होंगी और आपको एक एक चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ भी रही होगी। टेस्टिस देखो, सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस पाए कहां जाते हैं। क्लियर। तो वृषण जो होते हैं, अच्छे से समझ लेना, वृषण जो होते हैं उदर गुहा के नीचे, एब्डोमिनल कैविटी है, उदर गुहा के नीचे की तरफ। ठीक है, बिल्कुल पेनस, पेनस के दोनों तरफ दो क्या क्या होते हैं हमारे अंडकोश, जिन्हें हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, और बहुत सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं, कोई लात वात मार देता है, कोई कोई जो है बहुत प्रेशर अगर कर देता है तो बहुत जान पर बनाती है, बहुत सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं वहां पर। ठीक है, अच्छा याद रखेंगे, 2 वृषण एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, उदर गुहा के नीचे, ठीक है, कहां पाए जाते हैं, वृषण कोश स्क्रोटम नाम के आवरण में होते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये वहीं क्यों होते हैं, क्योंकि इस एरिया का जो टेम्परेचर है, ध्यान रखना, इस एरिया का जो तापमान है, वो तापमान जो है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम बनाए रखता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि वृषण उदर गुहा के नीचे ही क्यों पाए जाते हैं। एक बात और ध्यान रखना, जब बच्चा पैदा होता है तो वृषण उदर गुहा के ऊपर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर होते हैं। क्लियर। लेकिन जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है तो वृषण नीचे आ जाते हैं। कुछ बच्चों में, कंसेप्ट समझना, पहले टेस्टिस उदर गुहा के ऊपर ही होते हैं, फिर नीचे आते हैं। नीचे आने चाहिए, क्यों, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बाकी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो स्पर्म्स के डेवलपमेंट के लिए, जो शुक्राणुओं की वृद्धि के लिए अनुकूल होता है, जो स्पर्म्स की वृद्धि के लिए, जो शुक्राणुओं के डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल होता है, अनुकूल होता है। क्लियर, ठीक है। प्रारंभ में ध्यान देना, प्रारंभ में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर ही होते हैं, जो बाद में नीचे आते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में है ना, ये जो होते हैं ये नीचे नहीं आ पाते, ऊपर ही रह जाते हैं। ध्यान रखना, क्या बोला है, टेस्टिस
एब्डोमिनल कैविटी के नीचे होने चाहिए, उदर गुहा के नीचे। उदर गुहा को मैं लिख देता हूं, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे होने चाहिए। शुरुआत में ऊपर होते हैं, बाद में नीचे आ जाते हैं। कुछ बच्चों में नीचे नहीं आ पाते, अगर नीचे नहीं आ पाएंगे तो उनको वो कम टेम्परेचर वाला एरिया नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो शुक्राणुओं का डेवलपमेंट नहीं होगा। ऐसे बच्चे जनन अक्षम, ऐसे बच्चे स्टेराइल, ऐसे बच्चे बंध या अफर्टाइल, नॉन फर्टाइल होते हैं। ऐसे बच्चों को क्रिप्टोर्चिड कहते हैं। ऐसे बच्चे कैसे होते हैं भाई? स्टेराइल होते हैं, बंध होते हैं। बंध का मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ध्यान में आई बात? ठीक है। प्रत्येक वृषण में, ध्यान रखना, इन ईच टेस्टिस, प्रत्येक वृषण में लगभग 250 वृषण पालियां होती हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्स होती हैं, वृषण पालियां। क्लियर हो गई बात यहां तक? टेस्टिक्यूलर लोब्स। प्रत्येक वृषण पाली में 1 से 3 क्या होती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्र जनन नलिकाएं। क्लियर? 1 से 3। क्लियर हो गई बात यहां तक? ये शुक्र जनन नलिकाओं जो होती हैं, इनमें भी 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। एक होती हैं जर्म सेल्स, या जिनको शुक्र जनन कोशिका बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ध्यान रखना, अच्छे से समझा दूंगा चीजों को। स्पर्मेटोगोनिया, इनको बोला जाता है शुक्र जनन कोशिका। और ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, मियोसिस के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन, ये एक शुक्र जनन नलिका जो होती है, ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 स्पर्म्स बनाती हैं, 4 शुक्राणु बनाती है। अच्छा, क्लियर? अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? ध्यान रखना, पूरी बॉडी की सारी सेल्स में 46 गुणसूत्र होते हैं, पढ़ा होगा आपने। शरीर की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन शुक्राणु अंडाणु में 23। क्यों? क्योंकि शरीर का डेवलपमेंट समसूत्री विभाजन से होता है। समसूत्री का मतलब है समान क्रोमोसोम, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो समझना, मेरे पास एक सेल है, 46 क्रोमोसोम, बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है तो समसूत्री विभाजन से, माइटोसिस से हो रहा है, तो सारी कोशिकाओं में कितने कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। समसूत्री विभाजन माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है पेरेंट के। ठीक है, इसलिए पूरी बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। लेकिन बॉडी में केवल एक जगह समसूत्री की जगह, माइटोसिस की जगह मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो ये जगह है जहां पर जो शुक्र जनन कोशिका है, जो जर्म सेल है। अब जर्म सेल में कितने क्रोमोसोम है भाई? जर्म सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम। लेकिन जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें कितने क्रोमोसोम रह जाते हैं? 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं। क्लियर हो गई बात? सुनना वापस। क्या सुनोगे? वापस से कहानी समझिए कि भाई प्रत्येक वृषण में 200 से 250 छोटी छोटी लोब्स होती हैं, जिनको टेस्टिक्युलर लोब्स, वृषण पालियां कहते हैं। प्रत्येक वृषण पाली में 1 से 3 शुक्र जनन नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। और प्रत्येक ट्यूब्यूल में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक कोशिका होती है जिसे बोला जाता है जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया, एक स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस के द्वारा 4 स्पर्म्स का निर्माण करती है। अब स्पर्म्स का निर्माण तो हो गया, जो दूसरी कोशिका है जिसको सर्टोली कोशिका बोलते हैं, बहुत पेपर में क्वेश्चन आया है, ये सर्टोली कोशिका स्पर्म्स को न्यूट्रिशन अवेलेबल कराती है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान कराता है, शुक्राणु कौन से विभाजन से बनते हैं? अर्धसूत्री। क्लियर? शुक्राणु का निर्माण करने वाली कोशिका का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, है ना? शुक्र जनन कोशिका, जर्म सेल कहते हैं, है ना? उस जर्म सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर? और स्पर्म में कितने क्रोमोसोम? 23। क्यों रह गए? क्योंकि डिवीजन कौन सा हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, मियोसिस हुआ है। ठीक है, और शुक्राणु बनने के बाद उसे न्यूट्रिशन कौन देगा? उसे पोषण कौन देगा? तो पोषण देगा साहब, कौन देगा? जल्दी बताओ। सर्टोली सेल देगी। बोलो, एक एक चीज विद क्लियर एक्सप्लेनेशन बात हो रही है, आगे बात करेंगे। चलो साहब, वृषणों में एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है लीडिंग या अंतराली कोशिका। लीडिंग सेल, ठीक है, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल, इसको हिंदी में अंतराली कहते हैं, इंटरस्टिशियल या अंतराली कोशिका। और ये अंतराली सेल जो होती है, इससे जो हार्मोन निकलते हैं,
हार्मोन जो होते हैं इनको पुंजन बोलते हैं, पुंजन पुरुष हार्मोन। एंड्रोजन बोलते हैं, एंड्रोजन। और एंड्रोजन में जो सबसे मेन है वो कौन सा है? वो टेस्टोस्टेरोन है, जिसको है ना टेस्टोस्टेरोन, जिसको पुरुष जनन हार्मोन, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, ध्यान रखना, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन किस प्रकार का हार्मोन है? एक टाइप का एंड्रोजन है। एंड्रोजन किसको बोलते हैं? पुरुष के जो हार्मोन्स हैं, कुछ छोटे मोटे और हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइमरी कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। चलो क्लियर हो गई बात। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण स्पर्मेटोगोनिया, एक स्पर्मेटोगोनिया से मियोसिस द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 स्पर्म्स बनेंगे। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ 1000 शुक्राणु के निर्माण के लिए कितनी स्पर्मेटोगोनिया की जरूरत पड़ेगी? तो हमें पता है एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 बन रहे हैं, तो 1000 के लिए 250 चाहिए, 250। इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों, पोषण कौन देगा? सर्टोली कोशिका। हार्मोन कौन पैदा करेगा? लीडिंग सेल। ये सारे टेस्टिस में है, ठीक है। जस्ट वृषण के ऊपर पाए जाते हैं अधिवृषण। क्लियर? क्वेश्चन कहता है कि साहब अधिवृषण टेस्टिस के ऊपर होते हैं और शुक्राणुओं को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम बात कर रहे हैं शुक्रवाहिनी। पहले से ही डिस्कस हो चुका है, स्पर्म्स को जनन मार्ग में लाने वाली नलिका, ठीक है। शुक्राशय से आने वाली नलिका, ठीक है, सीमाइनल जो ट्यूब है, शुक्राशय से आने वाली नलिका, और मूत्राशय से आने वाली जो नलिका है उसके साथ मिलकर पेनिस से गुजरती है, डिस्कस कर चुके हैं। शुक्राशय, शुक्राशय कितने होते हैं? एक जोड़ी। शुक्राशय से शुक्रद्रव, ये ध्यान रखना है, शुक्रद्रव वीर्य का भाग है। शुक्रद्रव में क्या क्या होता है? शुक्रद्रव में फ्रक्टोज शुगर होती है, सिट्रेट होता है, और साथ में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है फ्रक्टोज शुगर स्पर्म्स के सीमन के किस भाग में, सिट्रेट सीमन के किस भाग में होता है ना? शुक्रद्रव में होता है। ये शुक्रद्रव जो होता है स्पर्म्स के साथ मिलकर सीमन का, वीर्य का कुछ हिस्सा बनाता है। आगे वापस डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? वैसे डायग्राम में हम सारा क्लियर कर चुके थे, ठीक है। शुक्राशय के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि साहब अखरोट के आकार की ग्रंथि है। प्रोस्टेट व काउपर दोनों को पढ़ेंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि अखरोट के आकार की है, मूत्राशय के पास पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव से, ध्यान रखना, वीर्य में फ्रक्टोज ऐड होता है, कैल्शियम, ध्यान रखना, वीर्य में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, साथ में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, काउपर ग्रंथि या बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि के स्राव से मैथुन के दौरान, मैथुन मतलब सेक्स कह सकते हैं, मैथुन को कॉपुलेशन कहते हैं, शारीरिक संबंध। तो जब शारीरिक संबंध होता है तो बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि से जो लिक्विड निकलता है वो पेनिस को, है ना, क्या बनाता है? चिकना बनाता है, लुब्रिकेशन देता है, स्नेहक का कार्य करता है, फ्रिक्शन को, घर्षण को कम करता है। क्लियर? मानव में प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होती है जबकि काउपर ग्लैंड 2 होती हैं, ठीक है। अब समझ में आपको आया होगा कि स्पर्म्स के साथ शुक्राशय से शुक्रद्रव, शुक्रद्रव में फ्रक्टोज है, सिट्रेट है, और साथ में क्या है? कुछ प्रोटीन्स हैं। प्रोस्टेटिक फ्लूइड में क्या है? फ्रक्टोज है, कैल्शियम है, कुछ एंजाइम्स हैं, ठीक है। और साथ में ये बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड का जो लिक्विड है वो केवल लुब्रिकेशन का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पेनिस, शिश्न का आगे का जो टोपीनुमा भाग है इसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, ग्लांस पेनिस। क्लियर? शिश्न में इरेक्टर पेशियां पाई जाती हैं जो उत्तेजना के लिए शिश्न को कठोर बनाती हैं, इरेक्टर मसल्स। और ये ध्यान रखना है कि मुस्लिम्स में, मुस्लिम संप्रदाय में जो एक प्रथा है आपने पढ़ी होगी, खतना, खतना प्रथा में पेनिस के ऊपर की एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है प्रिप्यूस। इस प्रिप्यूस मेम्ब्रेन में कट लगाते हैं। मुस्लिम्स के लिए बात करें, मुस्लिम संप्रदाय में यह शुद्धि का प्रतीक है, शारीरिक शुद्धि का प्रतीक है। कैसे दोस्तों? ये प्रिप्यूस बचपन में अगर नहीं काटी जाए तो आगे चल के ये पेनिस को कवर करके रखती है, तो पेनिस को ढक के रखती है। तो जब हम मूत्र त्याग करते हैं, जब हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं, तो मूत्र त्याग करने के बाद मूत्र की कुछ बूंदें इस प्रिप्यूस नाम की झिल्ली में बच जाती हैं। फिर हम कपड़े पहन लेते हैं, उसके बाद वो मूत्र की ड्रॉप्स जो होती हैं वो अंदर कपड़ों में गिरती हैं, तो वहां से इन्फेक्शन का, बीमारी का, अशुद्धि का खतरा रहता है। इस वजह से मुस्लिम्स में इस झिल्ली को बचपन में काट दिया जाता है ताकि मूत्र वहां पर ना इकट्ठा बचे, ना ही किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो, और इस शुद्धि के लिए किया जाता है, ठीक है। जहां तक पढ़ा है मैंने, अकॉर्डिंग टू बुक्स, मेरी पर्सनल राय नहीं है, लेकिन बुक्स में इस तरह की बातें लिखी हुई है कि मुस्लिम संप्रदाय में जो खतना प्रथा की जाती है उसमें जो प्रिप्यूस नाम के आवरण को कट किया जाता है। क्यों कट किया जाता है? क्योंकि वो शुद्धि का प्रतीक है उनके लिए, ठीक है। उसको शारीरिक और देखा जाए आध्यात्मिक शुद्धि का भी रोल वहां पर माना जाता है, बीमारियों से
बचने का भी एक तरीका है, क्योंकि यूरिन के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां हमें फैलती हैं। ठीक है, चलिए क्लियर, ये बात हमारी हुई साहब। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, ये वीर्य की बात करते हैं। वीर्य एक क्षारीय तरल है, सीमन, पीएच 5 से 7 होता है, जिसका निर्माण, अब सुनना, सीमन, वीर्य, पीएच की बात हमने कर ली। सीमन में क्या क्या होता है? स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु। कहां से आ रहे हैं? टेस्टिस से आ रहे हैं। सीमाइनल फ्लूइड, शुक्राशय से जो फ्लूइड आ रहा है उसमें क्या क्या है? शुक्राशय से जो फ्लूइड आ रहा है उसमें फ्रक्टोज है, उसमें फ्रक्टोज के साथ साथ उसमें क्या है बताओ? प्रोटीन्स हैं। क्लियर, भाई फ्रक्टोज है, हमने पढ़ा था। फ्रक्टोज के साथ साथ प्रोटीन्स हैं, साथ में हमने क्या पढ़ा है? 1 सेकेंड। ठीक है, जो है सिट्रेट है ना, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं, प्लस सिट्रेट। ठीक है, उसके बाद प्रोस्टेट द्रव। प्रोस्टेट द्रव से क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे? कैल्शियम, फ्रक्टोज प्लस एंजाइम्स, ये ऐड हो रहा है। और प्लस में यहाँ पे क्या है? काउपर द्रव। काउपर द्रव क्या दे रहा है बताओ? चिकनाई, लुब्रिकेशन दे रहा है। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये सारा का सारा सिस्टम स्पर्म सीमन के अंतर्गत शामिल है भाई। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं इसको वापस से मैं आपके दिमाग में रख देता हूं एक बार। ठीक है, स्पर्म्स हैं, ये वाला पार्ट ये रहा, क्लियर, उसके बाद ये वाला पार्ट रहा, और उसके बाद ये वाला पार्ट। ठीक है, तो वीर्य 4 चीजों से मिलकर बन रहा है। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, अब वीर्य के बारे में कुछ बातें कि प्रति ml वीर्य में लगभग 20 से 40 मिलियन स्पर्म्स होते हैं पर ml ऑफ सीमन। 20 to 40 मिलियन अब क्या होते हैं? स्पर्म्स। वीर्य में फ्रक्टोज, शर्करा, सिट्रिक एसिड, कैल्शियम पाए जाते हैं। अब कुछ टर्म्स है, ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है वीर्य में पर ml 2 मिलियन से कम शुक्राणु पाए, भाई 20 से 40 मिलियन है, 2 मिलियन से कम पाए जाएं शुक्राणु, तो ये ओलिगोस्पर्मिया है। जैसे जैसे स्पर्म काउंट आपका कम होता है, फर्टिलिटी यानी कि जो संतान पैदा करने की क्षमता उसमें कमी आती है। ठीक है, नेक्स्ट एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है वीर्य में पर ml 2 मिलियन से कम स्पर्म्स होना। एजोस्पर्मिया का मतलब है किसी के सीमन में स्पर्म्स हो ही नहीं। ठीक है, नेक्रोस्पर्मिया का मतलब है वीर्य में स्पर्म्स तो हैं बट वो इमोबाइल है, स्पर्म्स गति करते हैं। अरे शुक्राणु जनन मार्ग में गति करते हुए, पूंछ के माध्यम से गति करते हुए अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। तो अगर वीर्य में स्पर्म्स भी है लेकिन स्पर्म्स में एनर्जी नहीं है, गतिशीलता नहीं है, तो वो भी संतान उत्पत्ति में बाधक बनता है। शुक्राणु भी होने चाहिए अच्छी संख्या में, साथ ही साथ उनमें गतिशीलता भी होनी चाहिए, मोबिलिटी, एनर्जी भी होनी चाहिए। चौथा हीमेटोस्पर्मिया, अगर स्पर्म्स के साथ ब्लड आता है उसको हीमेटोस्पर्मिया। तो याद रखना टर्म्स, ओलिगोस्पर्मिया जब स्पर्म काउंट कम हो, एजोस्पर्मिया जब स्पर्म काउंट हो ही नहीं, नेक्रोस्पर्मिया स्पर्म्स हो बट वो मोटाइल नहीं हो, और हीमेटोस्पर्मिया जब जब स्पर्म सीमन के साथ क्या आ रहा हो? वीर्य के साथ ब्लीडिंग आ रही हो। बोलो यहां तक की बात आपके दिमाग में बैठी क्या? अब मैं स्पर्म की स्ट्रक्चर आपके सामने रखने वाला हूं, शुक्राणु की स्ट्रक्चर। भाई शुक्राणु क्या? एक सेल है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज स्पर्म, आपसे पूछा जाता है शुक्राणु क्या है साहब? शुक्राणु याद रखना एक कोशिका है। कैसी कोशिका है? अगुणित कोशिका है। अगुणित, मानव द्विगुणित प्राणी है, जोड़े में पाई जाती हैं, है ना। शुक्राणु जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब अगुणित, आधा। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड को एन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। शुक्राणु है, एक सेल है जिसको क्या बोलते हैं? गैमेट। कौन सा गैमेट? नर युग्मक। नर युग्मक कहते हैं मानव का। अभी नर युग्मक मादा युग्मक से मिलेगा तो एन एन मिलकर वापस 2n हो जाएगा। समझ गए बात को? क्लियर। चलो, अब स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई? स्पर्म में ध्यान देना, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं। 23 में से 22 प्लस एक्स या वाई, 22 प्लस एक्स या वाई। ये जो 22 है ये क्या है? ये ऑटोसोम है। ऑटोसोम का मतलब अलिंग गुणसूत्र हैं। याद रखना टोटल 23 गुणसूत्र हैं शुक्राणु में, जिनमें से 22 अलिंग गुणसूत्र हैं, और जो 23वां है वो लिंग गुणसूत्र है जिसको एलोसोम बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र।
क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन में हिस्सा लेगा, ये जो है आपके बच्चा बच्ची पैदा होने में हिस्सा लेगा 22+X, ठीक है। उधर अंडाणु में भी जो होगा वो आगे देखेंगे, ठीक है। अब स्पर्म की स्ट्रक्चर को देखिए थोड़ा, क्या कह रही है स्ट्रक्चर देखना। स्पर्म रॉकेटिक स्ट्रक्चर है साहब, ठीक है। स्पर्म की बात करते हैं। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो 3 भागों में बटी हुई है। पहला भाग ये वाला, 1 सेकेंड। पहला जो भाग है सिर, धड़, ट्रंक और टेल, पूंछ। तो शुक्राणु का शरीर 3 भागों में बटा है, सिर, धड़, पूंछ। शुक्राणु का ध्यान रखना, शुक्राणु का जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो कहां पाया जाता है, वो उसके सिर में पाया जाता है। और शुक्राणु का जो आगे का नुकीला भाग है ये वाला, ये अंडाणु को भेदने का कार्य करता है। जब अंडाणु में शुक्राणु एंटर होगा, मैं बताऊंगा आगे चल के, है ना। तो अंडाणु को जो भेदने का कार्य करता है, इस भाग को बोलते हैं एक्रोसोम। और ये ध्यान रखना, ये किससे बना है, गोल्जी बॉडी से बना है। भाई क्या है शुक्राणु, कोशिका ही तो है। तो कोशिका ने बस केवल अपने आप को अलग अलग, देखो इस कोशिकाओं में खास बात होती है कि वे अपने कार्य के हिसाब से अपनी स्ट्रक्चर बदलती हैं। तो स्पर्म का जैसा कार्य, स्पर्म को अंडाणु को भेदना है, दूर तक गति करनी, इसलिए पूंछ भी पाई जा रही है, ठीक है। साथ ही साथ जो है अंडाणु को भेदना है, इसलिए आगे से नुकीला। तो नुकीला जो भाग है वो एक्रोसोम कहलाता है। और एक्रोसोम जो बना होता है वो किसका बना होता है, गोल्जी बॉडी का। शुक्राणु का केंद्रक भी उसके सिर में होता है। शुक्राणु की गर्दन, गर्दन के नीचे धड़, धड़ में जो होते हैं, ध्यान रखना, शुक्राणु का जो धड़ होता है वो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या देते हैं, एनर्जी। तो तैरने के लिए जो ऊर्जा है वो कौन दे रहा है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। और शुक्राणु की पूंछ जो होती है वो तारक काय की बनी होती है। शुक्राणु की पूंछ जो होती है वो सेंट्रोसोम की बनी होती है। और शुक्राणु की पूंछ जो होती है उसे क्या देती है, मोबिलिटी। शुक्राणु की पूंछ उसे गतिशीलता देती है। तो शुक्राणु की संरचना में 3 भाग आपको पढ़ाए। सबसे पहला सिर, धड़, पूंछ। सिर में केंद्रक होता है, साथ ही साथ गोल्जी का एक्रोसोम बनाता है। धड़ में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और पूंछ जो होती है वो क्या बनाती है बताओ, पूंछ जो होती है वो शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करती है और वो तारक काय की बनी होती है। बच्चों उम्मीद करता हूं एक एक बात आपके दिमाग में सटीक तरीके से बैठ रही होगी, कहीं होकर आपको किसी भी तरह की मुसीबत का, परेशानी का, चिंता का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। बात समझ में आ गई है क्या, बताइएगा प्यारे बच्चों। चीजों को तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय करते हुए पढ़िएगा, ठीक है। चलो भाई, अब मैं जहां तक मुझे लगता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर बढ़ूंगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे उससे पहले शुक्राणु के बारे में देखिए, ये बातें पहले ही हो चुकी हैं, फिर भी मैं बता देता हूं एक बार। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। शुक्राणु एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। शुक्राणु का केंद्रक उसके सिर में होता है, एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम अंडाणु को भेदने का कार्य करता है। शुक्राणु का धड़, शुक्राणु की पूंछ, बोलो डायग्राम में हो गई थी, बोलो भाई ठीक है। चलें आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा, अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो भाई डायग्राम से समझते हैं पहले। देखो मादा जनन तंत्र में जैसे पुरुष जनन तंत्र में बाह्य जनांग योनि है, ऐसे मादा जनन तंत्र में क्या है, सॉरी पुरुष जनन तंत्र में बाह्य जनांग पीनस है, उस तरह मादा जनन तंत्र में अंडाशय है। अब सुनना, ये दोनों तरफ हमने क्या बनाए हैं, अंडाशय, दोनों तरफ देखना, बड़ी प्यारी स्ट्रक्चर। दोनों तरफ ओवरीज होते हैं, ठीक है। ओवरीज में क्या होगा भाई, अंडाशय में क्या बनेगा, अंडाणु। जैसे ही अंडाशय में अंडाणु बनेगा, अंडाणु को, ये फैलोपियन ट्यूब है दोनों तरफ, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, इसको डिंब वाहिनी भी बोलते हैं। अंडाशय में जैसे ही अंडाणु बनेगा, उस अंडाणु को फैलोपियन ट्यूब में जो स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं फिम्बरी। फिम्बरी जो होती हैं वो एक तरीके से, है ना, उभार की तरह होती हैं, तो ये अंडाणु को खींच लेती हैं। तो अंडाशय में ध्यान रखना, अंडाशय को बोलते हैं ओवरी,
ओवरी में क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, ओवम बनते हैं, ठीक है। ओवम को कौन ले लेता है, फेलोपियन ट्यूब ले लेती है, ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब ने अंडाणु को कहां ले लिया, यहां, ठीक है, ओके। अब ये जो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं अंदर, ये गर्भाशय है, ठीक है। जैसे यहां देखिए, यहां पे दिखा रखा है अंडाणु, दोनों तरफ, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, योनि। योनि से क्या होता है दोस्तों, फिजिकल कांटेक्ट, शारीरिक संबंध होता है योनि के माध्यम से। फिजिकल कांटेक्ट या कृत्रिम वीरसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा टेस्ट ट्यूब के माध्यम से जो स्पर्म्स लिए जाते हैं, वो कहां कर दिए साहब, वो यहां त्याग दिए गए। बताओ, वो गति करते हुए जो स्पर्म्स हैं वो या तो इधर पहुंच जाएंगे या गति करते हुए स्पर्म्स इधर पहुंच जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गई बात। जैसे इधर पहुंचेंगे, स्पर्म्स और एग आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। मिलने के बाद जाइगोट बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, और भ्रूण आके गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये गर्भाशय में, अब आपको ध्यान रखना है, गर्भाशय की जिस झिल्ली के साथ भ्रूण जुड़ता है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो मादा जनन तंत्र में देखा जाए तो क्या क्या है, मादा जनन तंत्र में ओवरीज हैं, अंडाशय 2 हैं, अंडाशय के दोनों के साथ जुड़ी होती है फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी 2 होती है। फेलोपियन ट्यूब जो होती हैं ये कनेक्ट होती हैं यूट्रस के साथ, गर्भाशय के साथ, गर्भाशय को बच्चादानी बोलते हैं, एक होता है, ठीक है। उसके बाद गर्भाशय की ग्रीवा सर्विक्स, और गर्भाशय की ग्रीवा किसमें खोलती हैं, वेजाइना में। तो पूरा सिस्टम अगर आप देखें तो यहाँ पे अंडाणु बनेगा, अंडाणु को फेलोपियन ट्यूब लेकर अपने पास इकट्ठा करेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही शारीरिक संबंध स्थापित होगा, स्पर्म्स हजारों करोड़ लाखों की संख्या, अरे एक बूंद में, वीर्य की एक बूंद में 20 से 40 मिलियन पड़ा है आपको, इतने स्पर्म्स तैरते हुए जाते हैं और ये अंडाणु के पास पहुंच जाते हैं। एक अंडाणु को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, ये खास बात है। एक अंडाणु एक ही शुक्राणु के साथ निषेचित होगा और एक जाइगोट बनेगा। मोस्टली एक ही बनता है, कभी कभी जुड़वा के तौर पे 2 भी बन जाते हैं, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे जाइगोट बना, ये जाइगोट गति करता हुआ और गर्भाशय का जो भीतरी हिस्सा है, गर्भाशय की 3 दीवारें हैं, मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा आपसे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो बच्चा जो 9 माह तक जुड़ता है वो किसके साथ डेवलप होता है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के साथ बच्चा 9 माह तक जुड़ा रहेगा। जुड़ने के बाद ये गर्भाशय की ग्रीवा है, ग्रीवा का रास्ता चौड़ा होता है, चौड़ा होके योनि मार्ग से बच्चा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा महिला के अंदर है ना सिस्टम है, क्लियर। इसको मैं एक दूसरे डायग्राम से भी आपके सामने रखूंगा। देखिए, इस डायग्राम को आप देखेंगे तो यहां थोड़ा सा डायग्राम इलेबोरेटेड है, थोड़ा सा डायग्राम डेवलप्ड है। देखो कैसे, गर्भाशय की 3 झिल्लियां यहां पे मेंशन है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, अच्छा ये एंडोमेट्रियम की स्पेलिंग में ई है, नॉट ए, इसको करेक्ट कर देते हैं। अरे यार, एंडोमेट्रियम, ठीक है, ओके। अब चलते हैं डायग्राम पे। 3 भाग हो गए, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये देखो यहां क्या है, ये दोनों तरफ 2 ओवरीज हैं, क्लियर। ओवरीज से फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब के जो स्ट्रक्चर है उनकी भी बात कर ली है। फेलोपियन ट्यूब में जो स्ट्रक्चर अंडाणु को लेती है अंडाशय से, उनको बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री के बाद जो स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम, उसके बाद एम्पुला, उसके बाद स्थमस। ये ध्यान रखना है, एम्पुला, स्थमस और एम्पुला, स्थमस और इन्फंडिबुलम, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, अंडवाहिनी बनाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बच्चे पढ़ते हैं कि फेलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, है ना, यहां पर कौन सी क्रिया होती है, निषेचन होता है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, जाइगोट बनता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो अंडवाहिनी में होती है, लेकिन अंडवाहिनी में कहां होती है, तो स्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर। अगर आप थोड़ा गहराई में चले जाएं तो आपसे पूछ जाए निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में तो होती है, लेकिन अंडवाहिनी में भी कहां होती है ना, फेलोपियन ट्यूब में भी कहां होती है, तो आप बोलेंगे स्थमस एम्पुला के जंक्शन पर, स्थमस और एम्पुला के संधि स्थल पर, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो स्थमस एम्पुला के संधि स्थल पर मान लीजिए इस जगह, है ना, अब शुक्राणु अंडाणु मिल गए, तो बताओ ये वाला भाग जो है, ये बच्चा आके यहाँ एंडोमेट्रियम से आके बच्चा जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सर्वाइकल कैनाल है, गर्भाशय की ग्रीवा है, और ग्रीवा के बाद ये योनि है, जो कि महिला का बाह्य जननांग है, योनि। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा,
जैसे पुरुष नसबंदी में शुक्र वाहिनी को काटकर गांठ लगा देते हैं, ऐसे महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और महिला नसबंदी में चीरा किस में लगाते हैं, ध्यान रखना, महिला नसबंदी में चीरा लगाते हैं किसके अंतर्गत दोस्तों, महिला नसबंदी में चीरा लगा दिया जाता है ना, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अंडवाहिनी के अंतर्गत चीरा लगा दिया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, क्लियर, चलिएगा, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आगे हम जब बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनेगा, एक बार मैं थोड़ा सा आपको चीजें समझा देता हूं। देखिए वही बात हो गई, मादा जनन तंत्र में आपके क्या क्या है, मादा जनन तंत्र में ये सारा पार्ट है, तो ठीक है। फैलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर ध्यान रखना 10 से 12 सेंटीमीटर है। गर्भाशय बच्चादानी ये डेवलपमेंट होता है जहां पे एम्ब्रियो का उल्टी पियर शेप है ना, उल्टा पियर का मतलब है इन्वर्टेड पियर, नाशपाती के जैसी स्ट्रक्चर है। बार्थोलिन ग्लैंड होती है महिला में, पुरुष में प्रोस्टेट का ऊपर आपने पढ़ा था, महिला में आप क्या पढ़ेंगे, बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। अंडाशय, अंडाशय में ध्यान रखना, अंडाशय में एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं उगोनिया। ये जैसे शुक्रजनन कोशिका थी है ना, इसी तरह ये अंडजनन कोशिका है उगोनिया। अंडजनन कोशिका जो होती है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 सेल बनाती हैं, लेकिन 4 सेल में से अंडाणु केवल एक बनता है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना क्या, कि जैसे एक स्पर्मेटोगोनिया, एक शुक्रजनन कोशिका मियोसिस के द्वारा 4 एक्टिव स्पर्म बनाती है, उसी तरह एक जो अंडजनन कोशिका है वो भी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अंडाणु बनाती है, लेकिन वो चारों अंडाणु नहीं बनते। 4 याद रखना, मैं वापस से आपके सामने चीजें रख रहा हूं कि जो उगोनिया होता है, जो अंडजनन कोशिका है, उसमें मियोसिस मियोसिस के द्वारा 4 सेल बनती हैं, जिनमें से 3 जो होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं, इनको बोलते हैं पोलर बॉडीज, इनको ध्रुवीय पिंड बोलते हैं, ध्रुवीय काय बोलते हैं। और इनमें से केवल एक होती है जो अंडाणु के रूप में डेवलप होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये समझा चुका हूं आपको, पोलर बॉडीज क्लियर। चल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं भी लेने की कोई दिक्कत नहीं है, पीपीटी मिलेगी। अंडाशय में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे ग्राफियन पुटिका कहते हैं, और ये ग्राफियन पुटिका फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं। तो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पादन कौन करता है, जैसे पुरुष में लीडिंग सेल बताई थी आपको, ऐसे महिला में ग्राफियन फॉलिकल। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियों का विकास, जननांगों का विकास, सुंदरता, आवाज पतली होना आदि को डिफाइन करता है। अंडाशय को डिंब ग्रंथि भी बोलते हैं, बादाम के आकार की होती हैं, और प्रारंभ में गुलाबी रंग की होती हैं, बाद में सफेद रंग की हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब ओवम से चल के यूट्रस तक जाती है। अंडवाहिनी का अंडाशय के पास वाला जो हिस्सा है वो इन्फेंटिबुलम होता है, फिम्बरी कनेक्ट होती है, फिम्बरी से जो है अंडाणु को कैच किया जाता है। उसके बाद स्थमस एम्पुला, वो पढ़ाई है, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट गर्भाशय, उल्टी नाशपाती के आकार की संरचना, एम्ब्रियो यहीं पे डेवलप होता है। 3 स्तर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये भी डिस्कशन हमारा हो चुका, सब कुछ क्लियर हम कर चुके हैं। भ्रूण का डेवलपमेंट कहाँ होता है, एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये लिखा हुआ है, कंफर्म नहीं है। मां बनने के पहले जो यूट्रस है वो 50 ग्राम का होता है, बाद में 100 ग्राम के करीब वेट हो जाता है, और गर्भाशय दूसरी ओर सर्विक्स के द्वारा योनि मार्ग में खुलता है, ठीक है। बार्थोलिन ग्रंथि जो है वो योनि मार्ग को चिकना बनाती है। योनि की बात करें तो वेजाइना में जो ऊपर का जो दाने के जैसा भाग होता है उसको क्लाइटोरिस बोलते हैं। क्लाइटोरिस ध्यान रखना महिला का एक्साइटमेंट पॉइंट होता है, और ये क्लाइटोरिस जो होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर, इसका ओरिजिन मेल में पेनिस की तरह मिलता है, तो ध्यान रखना इसको फीमेल पेनिस बोलते हैं। फीमेल पेनिस या जी स्पॉट या एक्साइटिंग पॉइंट बोला जाता है। महिला में मूत्र मार्ग, जनन मार्ग अलग अलग होते हैं। जो वेजाइना के ऊपर एक मेम्ब्रेन, जिसके बारे में कहा जाता है, जो फर्स्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट के दौरान या साइकिलिंग के दौरान या बहुत ज्यादा जो फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान जो फट जाती है, इसको बोलते हैं, है ना, हाइमन, योनिच्छद। और कई जगह एक बुरी परंपरा के तौर पर, महिला की वर्जिनिटी के साइन के तौर पर इसे देखा जाता है, जिसके लिए एनसीईआरटी ने कहा है इट इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी, इसका होना भी नहीं होना भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि कई बार ये विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट के भी ये फट जाती है, साइकिलिंग के कारण, जंपिंग के कारण, ठीक है, जो एथलीटिंग एक्टिविटीज होती हैं उनके कारण, ठीक है। और कई बार आफ्टर सेक्स भी, कई बार सेक्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट, शारीरिक संबंध होने के बाद भी
इसके कुछ जो हिस्से हैं वो बाकी रह जाते हैं। तो हाइमन का होना नहीं होना इट इज नॉट अ कंप्लीट साइन ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। लेकिन कुछ जगह मानते हैं और इसकी वजह से जो है जो सारे जो जो सामाजिक जो शादी का रिश्ता है उसमें कई बार व्यवधान पैदा होता है, ठीक है। हाइमन का होना या नहीं होना इट इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी। देखो भाई, जनन की क्रिया विधि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा, और क्योंकि जनन तंत्र आपने जो फॉर्मल्स हैं वो पहले से ही पढ़ लिए हैं अभी, मतलब एक थोड़ा थोड़ा आइडिया ले ही लिया है कि भाई मेल में शुक्राणु होता है, फीमेल में अंडाणु होता है, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे, अब कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे उसकी बात हम करते हैं। देखो, महिला में मासिक चक्र, महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करता है, हर माह हर मंथ जो यूट्रस है, गर्भाशय है, उसके जो डैमेज्ड टिश्यूज हैं, उसके जो क्षतिग्रस्त ऊतक हैं, उनको ब्लड के साथ बाहर निकालता है और उसके बाद वापस रिपेयर करता है, ताकि जब भी प्रेगनेंसी हो, बच्चा जब भी वहां आकर रहे तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर पोषण मिले, ठीक है। चलिए, तो जब महिला का मासिक चक्र होता है तो उसके शुरुआती 4-5 दिन जो गर्भाशय की सबसे भीतरी दीवार है, एंडोमेट्रियम, जहां पर बच्चा जुड़कर रहेगा 9 महीने प्रेगनेंसी के समय, वो दीवार के कुछ टिश्यूज ब्लड के साथ बाहर जाते हैं। उसको उसको मासिक चक्र की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की रक्तस्राव प्रावस्था या ब्लीडिंग फेज कहा जाता है, उसमें ब्लीडिंग होती है। क्लियर? चलिए, अब जैसे ही ब्लीडिंग होती है, ध्यान देना, महिला में, यहां से शुरुआत करेंगे, महिला में लैंगिक मैच्योरिटी मासिक चक्र या रज चक्र की शुरुआत से होती है। मासिक चक्र के प्रारंभिक जो 4-5 दिन ब्लीडिंग होती है, इसमें गर्भाशय का कौन सा स्तर, एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की कौन सी लेयर बताइएगा, गर्भाशय की सबसे भीतरी लेयर एंडोमेट्रियम ब्लड के साथ मिलकर वेजाइना से बाहर आती है। मासिक चक्र में सामान्यतः यूट्रस को, गर्भाशय को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर किया जाता है, गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। क्लियर हो गई बात यहां तक, ठीक है। चलिए, अब शुरुआत के 4-5 दिन हो गई ब्लीडिंग, समझना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठेगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। नेक्स्ट, अब ब्लीडिंग के बाद क्या होगा, देखिए ध्यान देना, ब्लीडिंग के बाद चर्चा हो रही है कि मासिक चक्र की अवधि कितने दिन की होती है बताइए, 28 to 30 डेज की होती है। मासिक चक्र के 14वें या 15वें दिन, ध्यान रखना मैंने क्या कहा था, अंडाशय कहां ओवरीज कहां परिपक्व होते हैं, सॉरी ओवम, अंडाणु परिपक्व कहां होता है, अंडाशय में। लेकिन मैंने कहा था आपको, देखो डायग्राम में बताया था मैंने, क्या डायग्राम में बताया था, ध्यान देना, ये डायग्राम पकड़ो, क्या बताया था डायग्राम में, देखो यहां ये दोनों ओवरीज हैं, ओवरीज में ओवम बनेंगे, अंडाणु बनेंगे, उन अंडाणु को, ये फैलोपियन ट्यूब वाले भाग में फिम्बरी नाम की संरचनाएं हैं, वो अंडाणु को कैप्चर करेंगी, अंडाणु को यहां से क्या कर लेंगी, यहां मान लो ये अंडाणु है तो ये यहां कैप्चर करेंगी, और कैप्चर करके ये अंडाणु कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ये कौन सी जगह है, फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? तो मासिक चक्र के 14वें या 15वें दिन, 14th या 15th डे आप कह सकते हैं, मासिक चक्र के मिड में, मिड मतलब 28, वैसे तो देखो संभावना 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 किसी भी डे में हो सकती है, लेकिन जनरली मासिक चक्र के 14वें 15वें दिन दो ओवम है, अंडाणु है, वो कहां आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। क्लियर? और फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, इसका मतलब है कि अब अगर यहां ये वेजाइना है, अब अगर यहां से स्पर्म प्रोवाइड करा दिए जाए, अगर यहां से स्पर्म प्रोवाइड करा दिए जाएं और वो स्पर्म गति करते हुए यहां तक पहुंच जाएं, तो स्पर्म और ओवम, शुक्राणु अंडाणु के मिलने की संभावना बनती है। यानी कि यह समय फेवरेबल, उपयुक्त, अनुकूल बन जाता है जनन की क्रिया के लिए, ठीक है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो हम कह सकते हैं मासिक चक्र के 14वें या 15वें दिन एक अंडाणु, कितना, जनरली एक, रेयर केसेस में ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, एक अंडाणु जो है वो अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। क्लियर? इस प्रोसेस को अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। क्लियर? और ये 14वें दिन 15वें दिन होता है। इस बीच में अगर शुक्राणु अवेलेबल हो जाए वहां पर, तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में एक दूसरे को फर्टिलाइज कर सकते हैं और वहां पर नया जो जीव है उसकी उत्पत्ति, उसके ओरिजिन की नींव रखी जा सकती है, यानी जाइगोट बन सकता है, युग्मनज बन सकता है। तो 14वें से 15वें दिन सबसे ज्यादा संभावना है, लेकिन क्योंकि स्पर्म भी 2 से 3 दिन तक
योनि मार्ग में, या कह सकते हैं 2 से 3 दिन तक महिला के जनन मार्ग में एक्टिव रह सकता है कुछ केसेस में। इसलिए कहते हैं कि गर्भावस्था की जो सबसे ज्यादा संभावना है, प्रेगनेंसी की जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, वो महिला के मासिक चक्र के 11 से 18वें दिन के बीच है, क्योंकि 11वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच में 14वें 15वें दिन अंडाणु अवेलेबल होता है वहां पे। तो अगर स्पर्म 11-12 डे पहुंचे हैं और वो 2-3 दिन रुक गए, तो 14वें 15वें दिन जब अंडाणु अवेलेबल होगा, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। या अंडाणु हो सकता है 2 से 3 दिन वहां पर रुक जाए, तो 14वें 15वें दिन ओवम आएगा, 2 से 3 दिन रुक जाएगा, तो 17-18 दिन तक ओवम अवेलेबल रहेगा। उस बीच में अगर स्पर्म मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि महिला में, क्या कहते हैं, महिला में प्रेगनेंसी की जो बातें हैं वो 11 से 18वें दिन के बीच में फिर भी डिस्कस करेंगे। देखिए, मासिक चक्र के 14वें या 15वें दिन एक मैच्योर अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। और यह क्रिया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ध्यान देना कौन सा हार्मोन, विशेष रूप से याद रखेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में। ध्यान रखना, ओव्यूलेशन को कौन इफेक्ट करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जब आप ग्लैंड्स वाला टॉपिक पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का जो आगे का भाग है उससे निकलता है। ठीक है, तो मासिक चक्र के 11वें से 18वें दिन के बीच, है ना, फिजिकल कांटेक्ट, मैथुन या कॉपुलेशन की क्रिया होने पर, क्लियर, प्रेगनेंसी की यदि स्पर्म्स मादा के जनन मार्ग में पहुंचा दिए जाएं तो स्पर्म्स और ओवम के संयोग की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर। चलिए, मैथुन क्रिया के द्वारा स्पर्म्स अनलिमिटेड क्वांटिटी में, अरे मिलियंस में, आपको पढ़ाया था ना, एक बूंद में कितने स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मैथुन क्रिया के दौरान स्पर्म्स अनलिमिटेड क्वांटिटी में महिला की वजाइना में छोड़े जाते हैं और वे वहां से पूंछ के द्वारा, धड़ में एनर्जी होती है, पूंछ में गति करने की पावर होती है, तो तैरते हुए वो कहां पहुंच जाते हैं साहब? फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं और वो अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। शुक्राणु तक पहुंचकर, क्लियर, 1 सेकेंड, शुक्राणु नहीं लिखेंगे यहां पे, अंडाणु लिखेंगे इसको। 1 सेकेंड, कहां तक पहुंचकर? अंडाणु तक पहुंचकर, ओवम तक पहुंचकर। अंडाणु तक पहुंचने के बाद, अंडाणु तक सारे शुक्राणु पहुंचेंगे। ठीक है, कुछ शुक्राणु बीच में जिनमें गतिशीलता कम होगी वो बीच में ही रह जाएंगे, कुछ शुक्राणु ऐसे होंगे जो अंडाणु तक पहुंच जाएंगे। जितने भी शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचेंगे वो प्रयास करेंगे अंडाणु की भित्ति को घोलने का। ध्यान देना, मैं समझा रहा हूं। ये आपके मान लीजिए ओवम है, क्लियर, और ये मान लीजिए सारे के सारे स्पर्म्स हैं। अब इनमें क्या होगा? अंडाणु की जो दीवार होती है उसको थीका इंटरना कहते हैं, बहुत मजबूत दीवार होती है। क्लियर। और अंडाणु की दीवार को भेदने का प्रयास करते हैं शुक्राणु। क्लियर। तो अंडाणु की जो लेयर होती है इसमें एक एसिड होता है हाइल्यूरोनिक एसिड, उसको जंतु कोशिकाओं का सीमेंट कहते हैं, है ना, मजबूती देता है वो वॉल को, दीवार को। तो सीमेंट को गलाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, शुक्राणु का जो आगे का नुकीला भाग था जिसको एक्रोसोम कहा था हमने, एक्रोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। और ये अंडाणु में पाए जाने वाले हाइल्यूरोनिक एसिड को क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, अंडाणु के हाइल्यूरोनिक अम्ल के बने आवरण को घोल देता है। समझे बात को? तो हम कह सकते हैं असंख्य अनलिमिटेड स्पर्म्स महिला के जनन मार्ग में मुक्त किए जाते हैं। उनमें से गति करते हुए बहुत सारे स्पर्म्स बीच रास्ते में ही डीएक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत सारे स्पर्म्स जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं अंडाणु के पास। लेकिन फर्टिलाइजेशन एक स्पर्म और एक एग का ही होगा। अब किसका होगा वो तय कर, वो क्या तय करेगा? कौन सा स्पर्म, कौन सा शुक्राणु अंडाणु की भित्ति को जल्दी से भेद पाता है? किसके द्वारा भेदेगा? एक्रोसोम के द्वारा। और कौन सा एंजाइम होगा? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होगा, उसके द्वारा भेदेगा। और भेदते ही ये जो ध्यान रखना है, भेदते ही ये अंडाणु है और इस अंडाणु के अंदर जो शुक्राणु है ना, वो क्या कर जाएगा? एंटर कर जाएगा साहब, है ना, क्लियर। ये पूंछ वाला हिस्सा बाहर रह जाएगा, शुक्राणु का धड़, ठीक है, और शुक्राणु का नुकीला जो भाग है वो किस में एंटर कर जाएगा? अंडाणु के अंदर एंटर कर जाएगा। और जैसे ही अंडाणु के अंदर एंटर करेगा उसके बाद अंडाणु अपनी दीवार इतनी मजबूत कर लेगा कि अब दूसरा स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। बिल्कुल वफादार है, बेवफाई नहीं है यहां पे। ठीक है, तो याद रखना है
कि एक स्पर्म के साथ या एक अंडाणु को एक ही शुक्राणु फर्टिलाइज करता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। निषेचन की क्रिया में ध्यान देना, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक, शुक्राणु और अंडाणु के न्यूक्लियस, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहां होता है, पहले भी कह चुका हूं, अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, इसका केंद्रक हो गया, क्लियर। यहां पे क्या था, यहां पे ये शुक्राणु आ गया, ठीक है। यहां पे किसका केंद्रक था, शुक्राणु का केंद्रक था, क्लियर। बोलो थे, जैसे ही अंडाणु के अंदर ये एंटर करेगा, इसके सारे भागों को क्या कर दिया जाएगा, गला दिया जाएगा। ठीक है, सारे भागों को गला दिया जाएगा, क्लियर। अब ये दोनों केंद्रक अपने आप अंदर आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे केंद्रक। तो ध्यान रखना है, केंद्रकों का संलयन होता है, न्यूक्लियस का संलयन होता है। बात समझ में आ गई यहां तक। और जो याद रखना, युग्मनज को पोषण, संपूर्ण पोषण कहां से मिलता है, अंडाणु से। अरे क्यों, क्योंकि शुक्राणु का तो केवल केंद्रक काम में आया है, अंडाणु पूरा का पूरा काम में आया है। तो जाइगोट का जो पूरा न्यूट्रिशन है, या स्टार्टिंग में जब जब भ्रूण डेवलप होता है, तो उसके पूरे पोषण की व्यवस्था, उसके पूरे न्यूट्रिशन का अरेंजमेंट कौन करके लाता है, अंडाणु करके लाता है। ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। अब देखो, हैप्लॉइड स्पर्म पहले भी बता चुका हूं, 23 गुणसूत्र जिसमें होंगे वो हैप्लॉइड होगा। तो हैप्लॉइड स्पर्म जिसके अंदर 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई क्रोमोसोम होंगे, जबकि अंडाणु में क्या होता है, अंडाणु में है ना 22 प्लस एक्स होता है। दोनों के संयोग से क्या बनता है, द्विगुणित 2n। अरे n आपका स्पर्म हो गया, n आपका ओवम हो गया, दोनों आपस में मिल गए, तो 2n आपका क्या बन गया, जाइगोट बन गया भाई, युग्मनज बन गया, क्लियर। अंडाणु में कितने क्रोमोसोम, 20, शुक्राणु में 23, 22 प्लस एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। अंडाणु के अंदर 22 प्लस एक्स, ठीक है। एक्स वाले से मिल गया तो 44 प्लस एक्स एक्स लड़की, और अगर एक्स वाला वाई वाले से मिल गया तो 44 प्लस एक्स वाई लड़का, ठीक है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में पहले भी बता चुका हूं, स्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर होती है। बनेगा क्या, जाइगोट। जाइगोट को फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव जीवन की पहली कोशिका क्या, जाइगोट, ठीक है। यदि एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु को, अब अंडाणु में तो ऑलरेडी एक्स है ना, और एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु काम में ले लिया आपने। अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओवम से जुड़ गया तो लड़की का जन्म होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या व्यवस्था बनेगी, 44 प्लस एक्स एक्स। और अगर वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु में तो एक्स ही होता है, तो यहां बन जाएगा 44 प्लस एक्स वाई, क्लियर। तो ये बन जाएगा लड़का, ठीक है। ये बातें तो आपको पहले से ही पता है, हमारे अंदर एक्स वाई टाइप का क्या होता है ना, हमारे अंदर एक्स 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 वाई टाइप का जो है निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। लड़का लड़की यहां पर तय हुआ भाई, क्लियर हुई बात यहां तक, चलिए ठीक। तो ये पहले भी बातें हुई हैं कि ध्यान रखना, संतान उत्पत्ति में मेल फीमेल का योगदान 50-50% है, लेकिन जेंडर तय करने में, लिंग तय करने में 100% योगदान मेल का है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा होगी, इस बात का पूरा निर्धारण कौन करता है, पुरुष के द्वारा होता है, स्पर्म्स के द्वारा। जबकि संतान उत्पत्ति में योगदान महिला पुरुष दोनों का 50-50 है, लेकिन जेंडर तय करने में योगदान पूरी तरह किसका हम मानते हैं, मेल का मानते हैं। बच्चों अच्छे से बात समझना, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों, मैंने आपको कहा था हमारी बॉडी का विकास कौन से डिवीजन से होता है, समसूत्री से। अरे 46 कोशिका वाला, 46 गुणसूत्र वाला जो जाइगोट बना है, अब उससे पूरी बॉडी बनेगी। और पूरी बॉडी में डिस्कस मैं कर चुका हूं ये चीजें कि पूरी बॉडी में माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, डेवलपमेंट शरीर का, घावों की मरम्मत है ना, इसी के द्वारा होती है। इसका मतलब हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे, 46। आगे चल के जब वापस जनन करना होगा, तो जनन में जब जाएंगे तो शुक्र जनन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया पुरुष में, और महिला में अंड जनन कोशिका उगोनिया, उन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। तब शुक्राणु अंडाणु बनेंगे और उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या 23 रह जाएगी, और वो 23 वाले वापस मिलेंगे तो 46। तो देखा जाए तो व्यवस्था ऐसे है, 46 23 फिर मिले 46 23 इस तरीके से हमारे अंदर व्यवस्था चलती है, ठीक है। चलो अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, देखना
पॉइंट टू पॉइंट, ज्यादा कुछ चीजें नहीं है। जाइगोट में लगातार जो समसूत्री विभाजन होते हैं उन्हें विदलन कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? विदलन। और विदलन के बाद ध्यान रखना है मानव की विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, उनको हम चर्चा करेंगे। तो मानव के डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं हैं इनको देखिएगा, मानव के डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं हैं इनको हम देखेंगे। क्या देखेंगे? मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला, न्यूरूला, फेरिंगुला और उसके बाद फीटस। ध्यान रखना, मोरूला आता है, पहली अवस्था मोरूला, मोरूला के बाद ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के बाद गैस्टूला, गैस्टूला के बाद न्यूरूला, न्यूरूला के बाद फेरिंगुला और फेरिंगुला के बाद आता है फीटस, जिसे शिशु कहते हैं, जो मां के पेट में होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए ठीक। और शुरुआत के 7 या 8 सप्ताह तक उसको एम्ब्रियो के नाम से, भ्रूण के नाम से जानते हैं। 7 या 8 सप्ताह तक, ठीक है। चलिए, ब्लास्टूला अवस्था में जब ब्लास्टूला फेज आती है तो ये जो जाइगोट है ये अंडवाहिनी से निकलना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि बच्चा पलेगा कहां पे? निषेचन कहां हुआ है? फैलोपियन ट्यूब में। और बच्चा पलेगा कहां? गर्भाशय में। तो ब्लास्टूला अवस्था में जो बच्चा है ना, जो एम्ब्रियो है वो वहां से निकलकर और वो गर्भाशय की जो भीतरी दीवार है एंडोमेट्रियम, वहां आकर जुड़ जाएगा। क्लियर? जाइगोट बना, जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन हुए जिन्हें विदलन कहा, क्लीवेज कहा। विदलन के बाद मोरूला अवस्था बनी, मोरूला के बाद ब्लास्टूला, ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण वहां से उठा, है ना, और वो कहां चला गया? वो चला गया गर्भाशय की भीतरी दीवार में। और भीतरी दीवार में जब जुड़ता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोपण। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन, रोपण। क्लियर? अब रोपण के बाद बच्चा वहां पलेगा साहब। बच्चे में शुरुआत में 3 रिप्रोडक्टिव लेयर बनती हैं, यानी आप कह सकते हो भ्रूण में, ये भ्रूण है तो शुरुआत में 3 जनन स्तर बनते हैं। क्लियर? सबसे बाहर की बात करते हैं, एक्टोडर्म, उसके बाद मीजोडर्म बीच वाला, और एंडोडर्म सबसे अंदर वाला। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। क्लियर? ये तीनों जनन स्तर जो होते हैं इनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप भविष्य में इन इन अंगों का निर्माण करोगे। यानी कि कौन सा जनन स्तर, कौन सी परत, कौन सा रिप्रोडक्टिव लेयर कौन सा अंग बनाएगा, ये बात तय है पहले से ही। ठीक है, अब इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, देखो ध्यान देना। सबसे पहले एक्टोडर्म। तो दोस्तों एक्टो मतलब बाहर का, तो सबसे पहली बात, त्वचा की सबसे बाहरी परत जो है वो एक्टोडर्म बनाता है। अब इसके अलावा हमारे बाल, नाखून जो बाहर आते हैं, बाल है, नाखून है, त्वचा की सबसे बाहरी परत है, एपिडर्मिस, यही बनाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ब्रेन और तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र जो है ये एक्टोडर्म बनाता है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, स्पेशली मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका तंत्र, पूरा काम किसका है? एक्टोडर्म का। तो कह सकते हैं त्वचा, बाल, नाखून, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, नर्वस सिस्टम हमारा कौन डेवलप कर रहा है? एक्टोडर्म। मीजोडर्म बीच वाला काम। अब बीच में कौन है हमारी बॉडी में? देखो स्किन ऊपर आ गई, अंदर के अंग अंदर है, बीच में क्या है? मांसपेशियां, हड्डियां, ब्लड। ठीक है, तो ध्यान रखना, मसल्स, मांसपेशियां, मसल्स, बोन्स, हड्डियां, संयोजी ऊतक जिसमें हड्डियां मांसपेशियां आ गई, किडनी, वेरी गुड, क्लियर, किडनी, जननांग, और हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कि हार्ट। तो हमारा परिसंचरण तंत्र, ब्लड, हड्डियां, मांसपेशियां, किडनी, ये कौन बना रहा है? ये आपका बना रहा है दोस्तों मीजोडर्म। और एंडोडर्म दोस्तों ये क्या है? ये पाचन तंत्र की जो अंदर की दीवार है उसको बनाता है। आमाशय, ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, अग्नाशय, पित्ताशय, ब्लैडर, ठीक है, फेफड़े, ये कौन बना रहा है? ये दोस्तों आपका एंडोडर्म बना रहा है। तो एक्टोडर्म में विशेष रूप से त्वचा, बाल, नाखून, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र। मीजोडर्म में हड्डियां, मांसपेशियां, किडनी, हार्ट, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ठीक है, कौन बना रहा है? मीजोडर्म। और एंडोडर्म आपके बना रहा है पाचन तंत्र की अंदर की परतें, स्टोमक बना रहा है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर का निर्माण कौन कर रहा है? एंडोडर्म कर रहा है। फेफड़ों का निर्माण कौन कर रहा है? एंडोडर्म कर रहा है। ठीक है, क्लियर? चलो, अब जैसे ही बच्चे का रोपण हुआ साहब, हमें कैसे पता चलेगा कि साहब महिला गर्भवती है? बोलो हाँ या ना। तो जैसे ही रोपण होगा, अब अगले माह साहब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब गर्भाशय को रिपेयर नहीं करना, अब तो वहां 9 महीने बच्चे को पालना है। भाई अगले माह मासिक चक्र जिस डेट पर आता है लगभग, वो डेट मिस हो जाएगी। क्लियर? तो मासिक चक्र का एब्सेंट हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट हो जाना इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ये गर्भावस्था की पहली, है ना, सूचना है। जरूरी नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी कभी हार्मोनल चेंजेस या जो है खानपान के कारण भी डिले हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है कि हाँ शायद अब प्रेगनेंसी
है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर आ रहा है तो प्रेगनेंसी लगभग लगभग मान के चलिए 99% श्योरिटी है कि प्रेगनेंसी नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर कंटिन्यू है, लगातार है, तो कंटिन्यू नहीं है तब चांसेस बनते हैं कि मे बी प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके लिए हमें कुछ टेस्ट कंडक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पूरी चीजें बिल्कुल, है ना, जाइगोट बना, जाइगोट में डेवलपमेंट हुए, मोरूला ब्लास्टूला बना, ब्लास्टूला के बाद एंडोमेट्रियम में आके जुड़ गया, उसको रोपण कहेंगे। उसके बाद जनन स्तर बनते हैं। कौन सा जनन स्तर कौन सा अंग बनाता है वो बातें हमने करी है, ठीक है। उसके बाद मासिक चक्र एब्सेंट हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों गर्भ की जांच। अब हम कंफर्म करेंगे कि कैसे प्रेगनेंसी। तो गर्भ की जांच की बात करते हैं तो स्लाइड टेस्ट होता है, घर पर किया जाता है, ठीक है। आप में से भी कई लोग माहिर होंगे इसमें, ठीक है। आजकल बच्चे बड़े एडवांस हो गए हैं, ठीक है। अफेयर्स कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कोचिंग लाइफ में बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे। हमारे तो कॉलेज लाइफ तक हमें लड़कों के बैच में ही पढ़ाया जाता था, ठीक है। गांव में भी कभी किसी से दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा, तो इतनी चीजें नहीं थी। लेकिन आजकल के बच्चे बड़े फास्ट हैं, ठीक है। तो और आजकल के लोग जो शादीशुदा लोग हैं वो भी जल्दी जल्दी से बच्चे जो है वो करना नहीं चाहते, वो भी पहले 2-4 साल मैरिड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि भाई जैसे ही शादी होती है, लगता है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है, तो चेक किया जाता है कि भाई प्रेगनेंसी है या नहीं। तो सबसे पहले घरेलू जब हो सकता है तो क्यों डॉक्टर के जाना, ठीक है। तो भ्रूण के चारों तरफ एक तरल पोषक पदार्थ, मैं आगे डिस्कस करूंगा, भ्रूण को डेवलपमेंट, भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए उसके चारों तरफ एक लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, अपरा। और अपरा में एक हार्मोन होता है एचसीजी, उसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन। ये हार्मोन भ्रूण के गोनेड्स बनाता है, जननांग बनाता है। लेकिन अपरा कब होगा, अपरा कब आएगा, जब एम्ब्रियो के चारों तरफ, भाई अंदर एम्ब्रियो होगा, अंदर भ्रूण होगा, तो ही तो उसे पोषण प्रदान करने के लिए प्लेसेंटा आएगा वहां पे। और प्लेसेंटा अगर है तो ये हार्मोन भी होगा। तो जनरली जो स्लाइड टेस्ट हम करते हैं, वो स्लाइड टेस्ट में आपने देखा होगा एक धारी या 2 धारी आ जाती है। आप ये मत पूछना कि साहब आपको कैसे पता, मेरे भी एक बच्चा है छोटा, पाले जी, ठीक है, 4 साल का, बड़ा खतरनाक आवारा गुंडा। हम समझ गए, बच्चे सारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो यार हमने भी ये चीजें फेस करी हैं, ठीक है। और नहीं भी फेस करी हो तो बीइंग अ टीचर ये चीजें पता होनी चाहिए। तो वो जो स्लाइड है वो क्या डिटेक्ट करती है, वो डिटेक्ट करती है इस हार्मोन की उपस्थिति। अगर ये हार्मोन है तो इस बात का संकेत है कि अंदर प्लेसेंटा है, अपरा है। और अपरा है तो क्यों है, क्योंकि अंदर बच्चा है, समझ गए। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है स्लाइड टेस्ट जो होता है वो कौन से हार्मोन को डिटेक्ट करता है, ह्यूमन कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन। महिला के मूत्र की जांच करी जाती है, महिला के मूत्र में अगर ये हार्मोन होगा तो स्लाइड टेस्ट पर इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्लियर। फिर भी इस टेस्ट को लेकर 100% श्योर नहीं हुआ जा सकता। उसके बाद ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट में इस एचसीजी हार्मोन को डिटेक्ट, ब्लड में डिटेक्ट करने का प्रयास करते हैं, वो कंफर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद गैर कानूनी है, बट भारत में दोस्तों बिल्कुल गैर कानूनी है लिंग परीक्षण। कई देशों में लीगल है क्योंकि वहां पे कन्या भ्रूण हत्या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ कन्याओं की जो है भ्रूण हत्या करवा दी जाती है। क्या करें, है ना, नवरात्रा में देवियों का पूजन करते हैं और वैसे साहब लड़कियां चाहिए नहीं लोगों को, तो क्या करें, ये डुअल फेस लोग होते हैं, कुछ नहीं करना चाहिए हमें भेदभाव, है ना, बेटियां बेटे में कोई अंतर नहीं है, बट उसके बावजूद भी लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों भारत में गैर कानूनी है। तो लिंग परीक्षण के लिए एक तो अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी वैसे भ्रूण की अंदर की ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं, साउंड वेव्स का। और कौन सी वेव्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड्स। अल्ट्रासाउंड वेव का, पराश्रवित ध्वनि तरंगों का यूज करते हैं, ठीक है। और बच्चे की स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं। अब कई डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड के द्वारा, क्योंकि जनरली मेल फीमेल चाइल्ड जो होता है, मेल फीमेल फीटस जो होता है, उनकी स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो पैसे लेकर उन डिफरेंसेस के आधार पर, है ना, क्या कर देते हैं, बता देते हैं कि अंदर लड़का है कि लड़की है। लेकिन कभी कभी एम्ब्रियो की जो स्टेज होती है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं कि फीमेल होने के बावजूद भी कुछ स्ट्रक्चर्स में मेल्स जैसा जो है प्रेजेंटेशन या व्यवहार देखने को मिलता है। तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी जो है, इसके भी रिजल्ट्स कई बार पूरी तरह से विश्वास के लायक नहीं होते, ठीक है। चलिए, क्लियर। वैसे तो अपने को तो अल्ट्रासोनोग्राफी केवल इसलिए करवानी होती है कि भाई जो बच्चा है बेचारा वो सेफ है, उसके सारे अंग सेफ हैं, वो प्रॉपरली, उसका हार्ट प्रॉपर धड़क रहा है, उसके बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर हैं, कहीं पे कोई डैमेज नहीं है, उसके लिए कोई डिफेक्ट नहीं है, उसके लिए जनरली हम क्या करते हैं, है ना, ये सब चीजें चेक कराते हैं। लेकिन चलिए, उसके बाद बात करी जाती है एक और विधि जो कि पूरी तरह कंफर्मेशन देती है, वो है दोस्तों एमनियोसेंटेसिस, उल्व वेधन। भ्रूण के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, एमनियोन झिल्ली, इंजेक्शन लगा के
वो एमनियोन झिल्ली से एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया जाता है, एमनियोटिक तरल निकाल लिया जाता है, फिर उस तरल की जांच करके और पता लगा लिया जाता है कि जेंडर क्या है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद साहब किसी को पता चल जाए कि जो है लड़की है तो फिर गर्भपात। वैसे सपोर्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन कई जगह गर्भपात मजबूरी बन जाता है। जैसे मान लो बच्चा अंदर जो है वो उसमें कोई डिफेक्ट है, ठीक है, उसमें कोई बीमारी है, या कई बार आधा विकसित हुआ है, हाथ पैर विकसित नहीं हुए, ऐसी कंडीशन में, ठीक है, या ऐसी कोई फेज आ गई कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि माँ में से बच्चे में से एक को ही बचाया जा सकता है, ठीक है, शुरुआती प्रेगनेंसी में, या कई बार गिर जाए एक्सीडेंटल केस में, तो गर्भपात करवाना मजबूरी बन जाता है। ठीक है, तो गर्भपात को चिकित्सकीय भाषा में एमटीपी, मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। भारत देश में नॉर्मल केस में 3 माह या 12 सप्ताह तक के एम्ब्रियो के लिए गर्भपात करवाना कानूनी रूप से जायज है, लेकिन वो भी ऐसे ही नहीं होता, वो भी कुछ विशेष वजह होने पर, और कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ रेप केस हो गए या 3 माह के बाद कोई डिफेक्ट या कुछ इस तरह की चीजें आई है, तो कोर्ट की परमिशन से 5 माह या 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था को भी परमिट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए भ्रूण के चारों तरफ जो तरल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? अपरा। क्लियर? जो ये भी बता देता हूं, डीएनसी मेथड एक मेथड है जो काम में लिया जाता है जनरली। ठीक है, किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। डायलेशन एंड क्यूरेटेज, डायलेशन एंड क्यूरेटेज मेथड, डीएनसी मेथड काम में लिया जाता है प्रेगनेंसी के लिए मोस्टली। ठीक है, चलिएगा उसके बाद अबॉर्शन पिल्स में कौन सा केमिकल काम में आता है ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, गर्भपात के लिए जो पिल्स नहीं लेनी चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के, लेकिन कौन सा केमिकल काम में आता है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे कि जो कई लोग क्या करते हैं अपनी सेक्स पावर, या कह सकते हैं कि भाई पौरुष क्षमता को बढ़ाने के लिए वाइग्रा जिस प्रकार की जो यौन उत्तेजना देने वाले केमिकल्स या दवाइयां काम में लेते हैं, उनमें कौन सा केमिकल आता है, आजकल पूछे जा रहे हैं सवाल। इसके अलावा गर्भ निरोधक गोलियां जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ठीक है, उनमें कौन सा केमिकल आता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में आगे। ठीक है, चलिए भ्रूण के चारों तरफ जो तरल पोषक पदार्थ पाया जाता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं, और भ्रूण अपरा के माध्यम से, यहां ध्यान रखना ये प्लेसेंटा ही होता है। देखो भ्रूण जो माँ का बच्चा अंदर है, उस बच्चे का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है एनवायरमेंट से, तो भ्रूण ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, ठीक है, इसके अलावा हानिकारक पदार्थों का जो उत्सर्जन भ्रूण की बॉडी से, एम्ब्रियो की बॉडी से होगा, वो किसके द्वारा होगा? अपरा के माध्यम से। यानी कह सकते हैं माँ का बच्चे की बॉडी के साथ जो कनेक्शन है वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही होता है। एम्ब्रियो उसी में से ऑक्सीजन लेता है, उसी में CO2 छोड़ता है, अपने हानिकारक जो वेस्टेज है वो भी उसी में छोड़ता है। ठीक है, क्लियर? न्यूट्रिशन भी वहीं से अवेलेबल करता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अपरा। अब दोस्तों बात करते हैं, अपरा में 3 हार्मोन मोस्टली पाए जाते हैं, ये डिस्कस करना है हमें। 3 हार्मोन कौन कौन से हैं? एक तो HCG पहले ही कह चुका, ह्यूमन कोरिनल गोनेडोट्रोपिन, ये भ्रूण के जननांग बनाता है। गोनेड, गोनेड का मतलब होता है जननांग। अगला है रिलैक्सिन हार्मोन। ये दोस्तों जब डिलीवरी होगी ना, तो महिला की 2 प्यूबिक हड्डियां होती हैं दोनों तरफ, कंकाल तंत्र में आपने पढ़ा इलियम, इस्चियम, प्यूबिक, तो जो प्यूबिक बोन होती है उसको चौड़ा करता है, प्यूबिक बॉन्ड को चौड़ा करता है दोनों तरफ से, ताकि बच्चे को निकलने में आसानी हो। तो कह सकते हैं पार्चुरेशन में या प्रसव की क्रिया में मदद करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक। देखो वर्ड है लैक्टोजेनिक, लैक्टोजेनिक का मतलब होता है दूध बनाने वाला। तो यह हार्मोन मां की जो स्तन ग्रंथियां हैं, मेमरी ग्लैंड्स हैं, उनमें दूध के उत्पादन को बढ़ाता है ताकि बच्चे को आगे चल के पोषण मिले। ठीक है, मानव में गर्भकाल की जो अवधि है वो 9 माह या लगभग 280 दिन का होता है एवरेज। स्तनधारियों में सबसे ज्यादा गर्भकाल हाथी का और सबसे कम चूहे का। हाथी में लगभग 600 दिन, ठीक है, 20 से 30 माह तक जाता है, ठीक है, और सबसे कम चूहे में 21 से 24 दिन। ठीक है, गर्भावधि के समापन पर ध्यान रखना कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये भ्रूण को क्या करता है? जनन मार्ग में भ्रूण की जो है ना, भ्रूण की जो गति होती है, ठीक है, मतलब भ्रूण जो होता है वो ऊपर नीचे पुश होता है, ऊपर जाता नीचे जाता, ऊपर जाता नीचे जाता है, उसी से कारण लेबर पेन या प्रसव पीड़ा प्रारंभ होती है। तो जब 9 महीने का समय, 8.5, 9, 10 महीने का जब भी समय आएगा, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? जो एम्ब्रियो है उसको ऊपर नीचे, क्रमाकुंचन गति है ना, भ्रूण को आगे पीछे क्या करेगा? स्लाइड करेगा। ठीक है, क्लियर? इस वजह से ऑक्सीटोसिन को पार्चुरेशन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन को प्रसव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन को पार्चुरेशन हार्मोन कहते हैं। क्लियर?
और इस काम में इसकी मदद कौन करता है? रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन प्यूबिक बंड को चौड़ा करता है। तो भ्रूण की जो गति है, क्रमाकुंचन गति है, पेरिस्टेल्सिस, इस गति को बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। इस गति के कारण जो नीचे की तरफ बच्चा पुश होता है, साथ में प्यूबिक बंड को चौड़ा करता है रिलैक्सिन हार्मोन। भ्रूण का अपरा से संबंध, भ्रूण जो होता है वो अपरा से एक छोटी सी, है ना, एक स्ट्रक्चर के द्वारा कनेक्ट होता है जिसे गर्भनाल या अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। और आपने देखा होगा बच्चे की नाभि से वो निकलती रहती है एक, है ना, और उसको बच्चे के साथ काट दिया जाता है। ठीक है, काटते हैं ना, तभी तो मां के शरीर से जुड़ाव अलग होता है। तो जिसको काटते हैं वो क्या है? वो अम्बिलिकल कॉर्ड है, गर्भनाल है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, प्रसव के बाद मां जो पहला दूध त्यागती है उस दूध को कहते हैं कोलेस्ट्रम या खीस। और राजस्थान में भी सीईटी में आया था। इस कोलेस्ट्रम में कौन से एंटीबॉडीज होते हैं? आईजीए एंटीबॉडीज होते हैं इसके अंदर, इम्यूनोग्लोबिन ए। क्लियर हो गई बात? तो ये सब बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, पहला दूध पी लिया, कोलेस्ट्रम, उसमें आईजीए एंटीबॉडीज ले लिए। बोलो ठीक है। ये उन लोगों के बीच की प्रक्रिया है जिनको रिप्रोडक्शन करना है। अब कई लोग ऐसे हैं कि वो चाहते ही नहीं कि साहब बच्चा हो, ठीक है, वो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं। तब सुनना, यदि अंडोत्सर्ग के बाद निषेचन की क्रिया नहीं होती है, क्लियर, ध्यान देना भाई, ओव्यूलेशन हो रहा है, हर महीने 14वें या 15वें दिन अंडाणु बाहर आ रहा है, ठीक है, 2-3-4 दिन में अंडाणु निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं हुई। प्रेगनेंसी नहीं हुई तो अगले माह फिर क्या आएगा? मासिक चक्र आएगा। तो ध्यान देना, यदि ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मासिक चक्र की ब्लीडिंग प्रावस्था में एंडोमेट्रियम वाला भाग है, टूट टूट कर बाहर आया, उस भाग के बाहर आने के बाद एक पीला भाग अंदर बचता है, उसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। देखो ध्यान देना, याद करना, हमने पढ़ा था पुरुष जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन महिला में 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन तो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था कि अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल नाम की संरचना के द्वारा एस्ट्रोजन निकलता है, लेकिन आपने सोचा नहीं वहां पे कि प्रोजेस्टेरोन कहां से निकलता है। तो सुनो, मासिक चक्र के शुरुआत के 4-5 दिन की जो ब्लीडिंग फेज है उसमें क्या होता है? उसमें एंडोमेट्रियम टूटकर बाहर जाने लगता है। जब एंडोमेट्रियम टूट के बाहर जाने लगेगा तो वहां पे एक पीले कलर का भाग बचेगा जिसे कार्पस ल्यूटियम या पीत पिंड कहते हैं। और ये कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन मुक्त करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? गर्भाशय की मरम्मत करता है, और गर्भाशय की मरम्मत करके वापस से गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। तो क्वेश्चन आता है कि गर्भ का निर्धारण करने वाला हार्मोन, या कह सकते हैं गर्भाशय को रिपेयर करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन किससे निकलता है? कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम क्या है? ब्लीडिंग फेज, महिला के मासिक चक्र की ब्लीडिंग फेज के बाद जो एंडोमेट्रियम का बचा हुआ भाग पीले रंग का जो बचता है उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, और वहां से प्रोजेस्टेरोन नाम का बच्चों हार्मोन निकलता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बोलो, क्लियर हुई बात यहां तक? उम्मीद करता हूं अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी। बोलो, चलो भाई, क्लियर हो गई बात यहां तक? आगे बढ़, चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे गर्भ निरोधन के उपाय। ये उन लोगों के लिए है जो प्रेगनेंसी चाहते ही नहीं, ठीक है। अब गर्भ निरोधन के उपाय की बात करते हैं तो सबसे पहले अस्थायी उपाय, ऐसे उपाय, ठीक है, जो एंटी प्रेगनेंसी मेथड्स, एंटी प्रेगनेंसी, ये वे उपाय हैं जो एक निश्चित समय के लिए फैमिली प्लानिंग के लिए काम में लेते हैं, अस्थायी हैं, टेम्पररी। टेम्पररी मेथड्स में सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला जो उपाय है वो है दोस्तों कॉन्डोम। ये फिजिकल बैरियर है, ये यांत्रिक उपाय है, यांत्रिक अवरोध है, ठीक है। कौन कौन, मैं बताता हूं। फिजिकल बैरियर का मतलब है, फिजिकल बैरियर का मतलब है जो यंत्र के द्वारा, यांत्रिक उपाय है। फिजिकल बैरियर में आता है कॉन्डोम और सर्वाइकल कैप, गर्भाशय टोपी। ये क्या करते हैं? ये सब शुक्राणु अंडाणु को मिलने ही नहीं देते भाई। जैसे फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं, मेल कॉन्डोम्स भी आते हैं, ठीक है। तो फीमेल कॉन्डोम्स, मेल कॉन्डोम्स में क्या होता है, जो रबड़ की जो मेम्ब्रेन होती है वो स्पर्म्स को, अंडाणु को मिलने नहीं देती। सेम काम सर्वाइकल कैप में होता है। सर्वाइकल कैप में भी स्पर्म्स जो होते हैं वो सर्विक्स में नहीं जा पाते। सर्विक्स के ऊपर गर्भाशय की ग्रीवा, गर्भाशय की ग्रीवा कहां है? ठीक है, ध्यान देना, समझना, गर्भाशय की ग्रीवा,
गर्भाशय की ग्रीवा यहां है। क्लियर। तो सर्विक्स के ऊपर अगर कैप लग गई तो योनि मार्ग से स्पर्म्स को अगर भेजा भी जाएगा तो सर्वाइकल कैप उसे क्या कर लेगी, रोक लेगी। ठीक है, चलिए, तो ये फिजिकल बैरियर हैं, ये यांत्रिक अवरोध हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। क्लियर। उसके बाद कॉपर टी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कॉपर टी तांबे की टी आकार की बनी स्ट्रक्चर है ना, और गर्भाशय की सर्विक्स में इसको लगा दिया जाता है। क्वेश्चन आता है कॉपर टी क्या करती है? शुक्राणुओं की मोटिलिटी को कम करती है। मोटिलिटी, शुक्राणु की गतिशीलता को कम करती है। और ये एक आईयूडी है। आईयूडी का मतलब है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का मतलब होता है अंतः गर्भाशय युक्ति, यानी इसको कहां कहां काम में ले रहे हैं? अंदर, अंतः गर्भाशय युक्ति। अरे गर्भाशय में काम में ले रहे हो ना, इसलिए इसको बोलते हैं आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। शुक्राणु की गतिशीलता को खत्म करती है। ठीक है, सर्वाइकल कैप आपको बता चुका हूं। गर्भ निरोधक गोलियां, इनको बनाया था पिनकस ने। क्वेश्चन आता है, ये मौखिक उपाय है, मुंह से लिया जाने वाला। ठीक है, और गर्भ निरोधक गोलियों में या तो अकेला एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों आएंगे। अब आप कहेंगे ये तो हार्मोन अच्छे होते हैं। नहीं, इनकी ज्यादा मात्रा मिलने पर ये क्या करते हैं, ये शुक्राणुओं को प्रभावित, शुक्राणु की गतिशीलता को और शुक्राणुओं के जो कह सकते हैं अंडाणु से मिलने की प्रोसेस को प्रभावित करते हैं, शुक्राणु को नष्ट करते हैं। ठीक है, विश्व की पहली पुरुषों द्वारा, ध्यान रखना, महिलाएं गर्भनिरोधक गोलियां लेते हैं, माला डी। भारत की पहली गर्भनिरोधक गोली की बात करें तो सहेली थी, है ना, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने बनाया था। तो विश्व की पहली पुरुषों द्वारा जो ली जाने वाली गर्भनिरोधक गोली होगी उसका नाम है DMAU। नाम ध्यान रखना, DMAU, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की डॉक्टर स्टेफनी पेज ने बनाई है। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए, अब सबसे पहले कि कॉन्डोम निरोध फिजिकल बैरियर है, यांत्रिक अवरोध है। गर्भाशय टोपी भी यांत्रिक अवरोध है। कॉपर टी आईयूडी है। गर्भ निरोधक गोलियां दो तरीके से काम करती हैं। एक तो ये क्या करती हैं, महिलाओं में ओव्यूलेशन रोकती हैं, महिला में अंडोत्सर्ग रोकती हैं। अंडोत्सर्ग रोकने का मतलब क्या है कि महिला में अगर रेगुलर, देखो, अगर गर्भ निरोधक गोलियां रेगुलर काम में ली जा रही हैं, ठीक है, रेगुलर का मतलब है हर 7 दिन में ली जाने वाली गोलियां, हर माह ली जाने वाली गोलियां, या साल भर में लगने वाले इंजेक्शन, ये क्या करते हैं, महिला में एक निश्चित समय के लिए अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को रोक देते हैं। अगर अंडोत्सर्ग हो भी गया है तो जो गर्भाशय की ग्रीवा है उसको इतना मजबूत बना देते हैं, उसको इतना थिक बना देते हैं कि दोस्तों शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल नहीं पाते। तो अंडोत्सर्ग को रोकती है, साथ ही साथ शुक्राणु अंडाणु के मेल को रोकती हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, एस्ट्रोजन आता है या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मिक्सचर। अब आगे देखिएगा, स्थायी उपाय। अच्छा, ये और बता देता हूं, भारत की पहली गर्भनिरोधक गोली, इंडियाज फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इंडियाज फर्स्ट, भारत की पहली गर्भनिरोधक गोली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कौन सी थी? सहेली, जिसको बनाया था केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने बनाया था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं परमानेंट बैरियर। तो परमानेंट बैरियर में डिस्कस कर चुका हूं, पुरुष नसबंदी वैसेक्टोमी, जो वासा डिफरेंस है, शुक्रवाहिनी उसको काट के चीरा लगा के और गांठ लगा देते हैं। महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब को काट के गांठ लगा के, डिस्कस हो चुका है पहले। और एक और, अगर किसी महिला की बच्चेदानी कोई निकाल दे, बट ऐसा जनरली करते नहीं है, ये गर्भ निरोधन के लिए काम में नहीं लिया जाता, कभी सर्वाइकल कैंसर हो जाए, या ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइकल कैंसर, ये आजकल चर्चा में है। सर्वाइकल कैंसर वायरस के कारण होता है, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर, जनरली कैंसर जो होता है वो म्यूटेशन के कारण होता है, उत्परिवर्तन के कारण होता है, वायरस बैक्टीरिया आदि के कारण नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो सर्वाइकल कैंसर है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण, HPV के कारण हो रहा है, और ये एक प्रकार की क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए, क्लियर हुई बात यहां तक? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार वायरस है। ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संक्रमित रोग है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी। क्लियर? क्यों जरूरत पड़ी सुनना दोस्तों?
पहली बात तो ये ध्यान रखना, इसको नाम दिया आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब है पात्र निषेचन तकनीक। बच्चे सोचते हैं कि क्या परखनली शिशु में, बच्चा परखनली में टेस्ट ट्यूब में पैदा होता है क्या? नहीं, बच्चा मां के पेट में डेवलप होता है। फिर कहेंगे फिर टेस्ट ट्यूब का क्या रोल है? दोस्तों, टेस्ट ट्यूब को केवल काम में लिया जा रहा है शुक्राणु और अंडाणु को मिलाने के लिए। कंसेप्ट समझना, केवल निषेचन, केवल फर्टिलाइजेशन की क्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, केवल निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है। बाकी का सारा प्रोसेस जो है वो मां के शरीर में होता है, या तो उसी मां के या किसी दूसरी सरोगेट मदर, किराए की कोख, ठीक है, काम में ले ली जाती है। क्लियर? लेकिन बच्चा पलेगा गर्भाशय में, यूट्रस में ही पलेगा। ठीक है, चलो। तो निषेचन की जरूरत टेस्ट ट्यूब में क्यों पड़ी? बॉडी में निषेचन नहीं हो रहा इसलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है आईवीएफ की जरूरत कब पड़ी? सबसे पहला कि भाई महिला में अंडाणु बन रहा है लेकिन फेलोपियन ट्यूब में नहीं आ पा रहा। समझे भाई? फेलोपियन ट्यूब में अंडाणु होगा और उसके बाद निषेचन की क्रिया होगी, उसके बाद शुक्राणु वहां तक पहुंचेगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो पहला केस, महिला में या तो प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा, यानी कि अंडाणु प्रॉपर बाहर नहीं आ रहा, या फिर फेलोपियन ट्यूब में कोई डैमेज है जिसकी वजह से स्पर्म्स और ओवम मिल नहीं पा रहे, या फिर पुरुष के वीर्य में, पुरुष के सीमन में स्पर्म्स की कमी है। ठीक है, या फिर स्पर्म्स हैं लेकिन उनमें गतिशीलता, एनर्जी की कमी है। इन सब केसेस में स्पर्म और अंडाणु आपस में मिल नहीं पा रहे। इस केस में क्या किया जाता है? पुरुष के स्पर्म, पुरुष का जो सीमन सैंपल कलेक्ट किया जाता है उसमें से हेल्दी स्पर्म लिए जाते हैं। महिला का जो इंजेक्शन मेथड के द्वारा, सीरिंज के द्वारा या किसी भी प्रोसेस के द्वारा महिला के अंडाणु निकाल लिए जाते हैं और उनको पेट्री डिश या उनको प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब में पास पास रख दिया जाता है। क्लियर? बहुत सारे अंडाणु, सॉरी, बहुत सारे शुक्राणुओं को और बहुत सारे अंडाणु भी काम में ले लेते हैं, उनको लंबे समय तक साथ रख दिया जाता है और उस केस में सबसे ज्यादा संभावना बन जाती है कि निषेचन हो जाए। और निषेचन के बाद जो जाइगोट बन गया है, जो भ्रूण बन गया है, उसको वापस महिला की फेलोपियन ट्यूब में या फिर महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। सिंपल है। ठीक है, तो वापस से सुन लीजिए। पहला केस, यदि पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी है, शुक्राणु में गतिशीलता ना हो, या महिला की फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के लिए सक्षम नहीं हो, तो महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु, स्पर्म्स और एग लेकर टेस्ट ट्यूब में उन्हें फर्टिलाइज करवा लेते हैं, है ना, और उसके बाद जो जाइगोट बना उसको महिला के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। अर्थात परखनली शिशु में केवल फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होता है। ध्यान रखना, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होता है, बच्चे का विकास गर्भाशय में ही होता है। समझ गए बात को? क्लियर? टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी समझ में आई? आगे ये ध्यान रखना, इस तकनीकी के जन्मदाता कौन है? इस तकनीकी के जन्मदाता की बात करें तो इंग्लैंड के एडवर्ड और स्टेप्टो। विश्व का पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो एक लड़की थी, लुइस जॉय ब्राउन, जिसको एडवर्ड और स्टेप्टो के निर्देशन में पैदा किया। ठीक है, और ये इंग्लैंड में पैदा हुई थी 25 जुलाई 1978 को। 25 जुलाई 1978 डेट याद रखना। इसके जस्ट लगभग 67-68 डेज के बाद भारत में 3 अक्टूबर 1986 को भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा अग्रवाल या कनुप्रिया अग्रवाल पैदा हुई, और जिसको पैदा करने में जिन डॉक्टर का रोल था वो थे डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। ठीक है, 3 अक्टूबर 1978। तो ध्यान रखना, 25 जुलाई 1978 इंग्लैंड में लुइस जॉय ब्राउन, लड़की थी ये भी। ठीक है, उसके बाद भारत में दुर्गा अग्रवाल या कनुप्रिया अग्रवाल, है ना, 3 अक्टूबर 1978। लेकिन डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, उस समय कुछ ऐसे लीगल कारण थे, कुछ ऐसी कानूनी अवरोध थे जिनके कारण इस प्रयोग को अवैध करार दे दिया गया, और कहा जाता है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने आत्महत्या कर ली थी, सुनने में आया है। ठीक है, तो उस समय के लिए उनका जो प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, उसका कोई खास चर्चा नहीं हुई, खास न्यूज़पेपर्स में या आर्टिकल्स में वो छप नहीं पाया। तो भारत में पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो नो डाउट दुर्गा अग्रवाल या कनुप्रिया अग्रवाल है, लेकिन भारत की पहली जो डॉक्यूमेंटेड टेस्ट ट्यूब बेबी है, भारत की पहली प्रमाणित परखनली शिशु जो है वो हर्षा छाबड़ा है, जिनका जन्म 6 अगस्त 1986 को डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा के निर्देशन में मुंबई में हुआ। क्लियर हुई बात यहां तक? तो ये याद रखेंगे, लुइस जॉय ब्राउन, दुर्गा अग्रवाल, कनुप्रिया अग्रवाल एक ही नाम है, और हर्षा छाबड़ा। ठीक है, जिफ्ट, ये क्वेश्चन आता है कई बार, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अरे टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी में जो जाइगोट बना है, अगर उसको फेलोपियन ट्यूब में, देखो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, अगर जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में अगर स्थापित किया जा रहा है तो उसको बोला जाता है ना, जिफ्ट तकनीक। दो तकनीक है, गिफ्ट और जिफ्ट। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें महिला में दिक्कत नहीं है, पुरुष के स्पर्म्स में कोई दिक्कत है, तो हम केवल नर युग्मक को, गैमेट को सीधा स्थापित कर देते हैं। महिला की, देखो समझना,
अगर निषेचन में दिक्कत आ रही है तो निषेचन लेबोरेटरी में करवा लेते हैं, क्लियर, प्रयोगशाला में, और उसके बाद जो जाइगोट बन गया उसको फैलोपियन ट्यूब में इंप्लांट कर देंगे। लेकिन अगर निषेचन में दिक्कत नहीं है, पुरुष के शुक्राणु में गतिशीलता की कमी है, या कह सकते हैं, है ना, शारीरिक संबंध में कोई दिक्कत है, या अच्छे स्पर्म्स नहीं मिल पा रहे, उस केस में हेल्दी स्पर्म चुनकर और उनको कृत्रिम गर्भाधान विधि के द्वारा, कृत्रिम वीर्यसेचन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जानवरों में होता है ना, बीज रोपण, है ना, जो कृत्रिम रूप से जो वीर्य है, कृत्रिम रूप से जो शुक्राणु है ना, उनको जनन मार्ग में गहराई में छोड़ दिया जाता है मैकेनिकल मेथड के द्वारा, मशीन्स के द्वारा, ठीक है। तो इसी तरह गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इस विधि में शुक्राणु को अंडवाहिनी में कृत्रिम रूप से मुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि महिला का खुद का गर्भाशय उपयुक्त है तो उसमें बच्चा पल जाएगा, अदरवाइज उपयुक्त नहीं है तो दूसरी महिला को सरोगेट मदर काम में लेकर, सरोगेसी स्क्रू काम में ले सकते हैं, और वीर्य को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में शुक्राणुओं को, वीर्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जो जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए जो वियाग्रा नाम की टैबलेट आती है, उसमें जो केमिकल आता है उसका नाम है सिल्डेनाफिल सिट्रेट। क्या नाम है केमिकल का? सिल्डेनाफिल सिट्रेट। ये केमिकल आता है आपके, जो यौन उत्तेजना के लिए जो टैबलेट्स ली जाती हैं, वायग्रा जैसी टैबलेट्स, लेकिन ओवर यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये उस समय के लिए तो हो सकता है आपको काम आए, लेकिन हेल्थ के लिए नुकसान हो सकता है। तो व्याग्रा कौन सा केमिकल? सिल्डेनाफिल सिट्रेट, ठीक है। इसके अलावा जो अबॉर्शन पिल्स जो काम में लेते हैं लोग, अबॉर्शन पिल्स काम में नहीं लेनी चाहिए बिना डॉक्टर की परमिशन के, ठीक है। कई लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं, अफेयर्स के केसेस में मोस्टली इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जब लोग छिपाना चाहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, घर वालों को नहीं बता सकते, ऐसे केस में वो इस तरह की पिल्स जनरली डॉक्टर्स देते नहीं है, मेडिकल शॉप्स पे भी नहीं मिलती, लेकिन लोग इधर उधर की जानकारी लगा लगू के जुगाड़ लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अबॉर्शन पिल्स हैं, इनमें दो केमिकल काम में आते हैं, मीफेप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टॉल। मीफेप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टॉल, ये दो टैबलेट्स या दो आपके सॉल्ट्स वहां काम में आते हैं अबॉर्शन पिल्स में, या जो गर्भपात की जो पिल्स होती हैं उनमें। केवल हम एजुकेशन पर्पस से पढ़ रहे हैं, क्लियर, केवल सीखने के पर्पस से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। बाकी मैं ना तो मैं इसको सपोर्ट करता, ठीक है, ना मैं इसको सपोर्ट करता। क्लियर हो गई बात? तो ये कुछ जानकारी थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। एस्ट्रोजन कहां से निकलता है साहब? फीमेल में फैलोपियन ट्यूब के, फीमेल में जो अंडाणु है, ओवरी है, ठीक है, उसके ग्राफियन पुटिका से। प्रोजेस्टेरॉन कहां से निकलता है? कार्पस ल्यूटियम नाम की स्ट्रक्चर से। कार्पस ल्यूटियम कहां से आएगा? जब महिला में ब्लीडिंग फेज चली जाएगी तो जो गर्भाशय की भीतरी दीवार है, एंडोमेट्रियम, उसका जो पीला पीला हिस्सा बचेगा उसे कार्पस ल्यूटियम कहेंगे, और कार्पस ल्यूटियम से आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, जो वापस से क्या करता है? रिपेयर करता है किसको? आपके गर्भाशय को, ताकि बच्चा वहां पर 9 महीने अच्छे से पले। तो देखिए, आप सिंपली समझ पा रहे होंगे कि भाई शुक्राणु अंडाणु मिले, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद वो क्या करेगा? उसमें समसूत्री विभाजन होंगे, उन्हें विदलन कहते हैं, क्लीवेज। समसूत्री विभाजनों में मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, न्यूरूला, फेरेंजुला और फीटसी अवस्थाएं आती हैं। 7 या 8 सप्ताह तक का जो भ्रूण होता है, 7 या 8 सप्ताह तक की जो गर्भावस्था है, उस केस में क्या काम में लिया जाता है? शब्द एम्ब्रियो, भ्रूण शब्द काम में लिया जाता है, ठीक है। गर्भाशय में जब जुड़ेगा उस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहेंगे। कौन सी दीवार से जुड़ेगा? एंडोमेट्रियम से। फिर 3 जनन स्तर बनेंगे, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और 3 जनन स्तर बनेंगे, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। क्लियर? गर्भाशय की 3 दीवारें तो है ही है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। बच्चा एंडोमेट्रियम से जुड़ता है, जो सबसे भीतरी दीवार है, और उसके जुड़ने के बाद वहां पर 3 जनन स्तर बनते हैं, रिप्रोडक्टिव लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहर का, मीजोडर्म बीच का, और एंडोडर्म अंदर का। और फिर उनसे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं। क्लियर? कहा जाता है बच्चे की जो पहली मूवमेंट है, क्लियर, कह सकते हैं कि बच्चे में सबसे पहले जो ऑर्गन डेवलप हो जाता है वो हार्ट, कह सकते हैं लगभग 3 से 4 सप्ताह के भ्रूण के बाद। ध्यान रखना, लगभग 3 to 4 वीक का जो भ्रूण होता है, ठीक है, उसकी
हार्ट बीट स्टेथोस्कोप से फील की जा सकती है। 3 से 4 सप्ताह के भ्रूण के बाद उसकी हार्ट बीट आप स्टेथोस्कोप से फील कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद आप हार्ट बीट फील कर सकते हैं। और फिफ्थ मंथ में जो है भ्रूण में मूवमेंट स्टार्ट होती हैं। 5th मंथ में भ्रूण के अंदर गति होना स्टार्ट होती है, कहते हैं ना लात मार रहा है, क्लियर। तो वो जो स्टार्ट है वो कब होता है? 5th मंथ में, ठीक है। तो 3 से 4 सप्ताह के भ्रूण की आप स्टेथोस्कोप से, है ना, हार्ट बीट सुन सकते हैं, लिटिल बिट सुन सकते हैं। 1 मंथ के बाद काफी ठीक ठाक, क्लियर। सबसे पहले हार्ट डेवलप होता है, ठीक है। हार्ट जो है, हार्ट फर्स्ट, सबसे पहले सबसे एक्टिव जो ऑर्गन स्टार्ट होता है वो आपका प्रॉपरली हार्ट ही है, ठीक है। लंग्स तो उसके कब स्टार्ट होते हैं? फेफड़े तो प्रॉपरली देखा जाए तो स्टार्ट होते हैं उसके जन्म के बाद, ठीक है। तब तक तो वो प्लेसेंटा के द्वारा घुलित ऑक्सीजन को काम में लेता है। प्लेसेंटा के द्वारा जो ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको काम में लेता है बच्चा। प्रॉपरली जो लंग्स एक्टिव होते हैं, प्रॉपरली ब्रेन एक्टिव होता है, ये सब चीजें धीरे धीरे जन्म के बाद एक्टिव होती है। हार्ट जो होता है सबसे पहले एक्टिव होने वाला ऑर्गन है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद हमने बात की कि 9 माह का हमारा गर्भकाल है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है वो बच्चे को ऊपर नीचे पुश करेगा, ठीक है, और बच्चा साफ पैदा हो जाएगा, क्लियर। पार्चुरेशन, प्रसव क्रिया के द्वारा बच्चा जब मां के पेट में रहता है तो चारों तरफ एक तरल जो पाया जाता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा में आपको बताया था, प्लेसेंटा के माध्यम से ही बच्चा रेस्पिरेशन करता है, श्वसन करता है। प्लेसेंटा के माध्यम से वेस्टेज यानी उत्सर्जन की क्रिया करता है। प्लेसेंटा में आपको 3 हार्मोन पढ़ाए थे, HCG ह्यूमन कोरिनल गोनेडोट्रोपिन, जो कि स्लाइड टेस्ट में गर्भावस्था की जांच में काम आता है, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन जो कि प्यूबिक बॉन्ड को चौड़ा करके और डिलीवरी के समय, प्रसव के समय मदद करता है। और HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक, जो मां प्रेगनेंसी के दौरान ही मां की स्तन ग्रंथियों में, है ना, ब्लड के मां की स्तन ग्रंथियों में मिल्क के उत्पादन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, ठीक है। डिलीवरी के बाद पहला जो ब्लड आता है, क्या मैं बोले जा रहा हूं, पहला जो मिल्क आता है, दूध आता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम के अंदर कौन से एंटीबॉडीज होते हैं? IgA एंटीबॉडीज होते हैं साहब, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं गर्भनिरोधन के उपाय। तो अस्थायी उपाय में हमने कॉन्डोम पढ़ा, गर्भाशय टोपी पढ़ी, कॉपर टी पढ़ी, गर्भनिरोधक गोलियां पढ़ी, कौन क्या करता है वो भी बता चुका हूं, ठीक है। स्थायी उपाय में ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, हिस्ट्रिक्टोमी, जिसमें गर्भाशय को ही बच्चेदानी को बाहर निकाल देते हैं, स्पेशली जब गर्भाशय में कैंसर या कोई ट्यूमर वगैरह हो जाए तब, क्लियर। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी आपको अच्छे से समझा चुका हूं। जरूरत क्या पड़ी टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी की? केवल निषेचन के लिए, बच्चा पलेगा गर्भाशय में ही, यूट्रस में ही। खैर, हाल ही में सुना है कि जो एलन मस्क की कंपनी है उन्होंने बेबी पॉड्स नाम की एक डिवाइस बनाई है, एक एनवायरनमेंट बनाया है जिसमें बच्चे को पालने के लिए गर्भाशय की जरूरत, यूट्रस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बच्चा 9 महीने तक बेबी पॉड में पलेगा, बढ़ेगा, उसको वो एनवायरनमेंट मिलेगा जो महिला के गर्भाशय में मिलता है। असंभव सी चीज थी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि संभव हो गया है। उसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो आगे लेकर आऊंगा, वो तो एक नॉर्मल जानकारी के हिसाब से है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन 2 वीडियोस में, पहले में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से समझा, एंड सेकंड पार्ट में द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, गर्भनिरोधन के उपाय से लेके टेस्ट ट्यूब बेबी तक, ठीक है। इसके अलावा क्लियर, जुड़वा बच्चों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जुड़वा बच्चों का ज्यादा कुछ सिस्टम नहीं है। जनरली 2 तरीके के हैं कि भाई जनरली हमने पढ़ा है कि एक अंडाणु निकलता है हर माह और उसको एक शुक्राणु फर्टिलाइज कर देता है। शुक्राणु तो करोड़ों की संख्या में पहुंचते हैं। कभी कभी कुछ रेयर केसेस में एक की जगह 2 या 3 अंडाणु जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं, कुछ रेयर केसेस में। अब एक की जगह 2 या 3 अंडाणु आ गए, शुक्राणु तो करोड़ों की संख्या में पहुंचे हैं, तो सारे के सारे अंडाणुओं को क्या कर देंगे? फर्टिलाइज कर देंगे। उस केस में जो बच्चे पैदा होंगे, ध्यान रखना, उस केस में जो बच्चे पैदा होंगे उनका जेंडर अलग अलग हो सकता है, एक भी हो सकता है, उनकी शक्ल, उनके कैरेक्टर सब अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग जाइगोट और अलग अलग स्पर्म से बने हैं, ठीक है, ध्यान देना। मैं बात कर रहा हूं आपसे ट्विंस। तो अगर ओवम एक की जगह, अगर ओवम एक की जगह 1 2 3 ऐसे पैदा हो गए तो स्पर्म सबको फर्टिलाइज कर देंगे, क्लियर। तो इनका
इनका जेंडर भी डिफरेंट होगा, संतानों का जेंडर भी डिफरेंट होगा, और इनके कैरेक्टर्स भी, इनके लक्षण भी डिफरेंट होंगे। केवल साथ साथ पैदा हुए हैं इसलिए जुड़वा कहेंगे। अरे एक साथ पैदा होने वाले बच्चों को जुड़वा कहते हैं, जिनकी प्रेगनेंसी एक साथ हुई है उनको जुड़वा कहते हैं, ट्विंस। क्लियर। अब जनरली परिभाषा हमारे अंदर अलग है, हम ये मानते हैं जो एक जैसे दिखते हैं वो जुड़वा हैं, लेकिन नहीं, जो जिनकी प्रेगनेंसी साथ साथ रही उन्हें ट्विंस कहते हैं। अब ट्विंस में एक ट्विंस तो ये बता दिया आपको कि ओवम एक की जगह 2 या 3 ओवम बन गए हैं, ठीक है, तो उस केस में स्पर्म्स तो करोड़ों की संख्या में निकलते, सबको फर्टिलाइज कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है, सेकंड केस ऐसा होता है कि ये अंडाणु है, ये स्पर्म है, ये मिल गए, जाइगोट बन गया। क्लियर। अब ये जो जाइगोट है ये डेवलप होने से पहले ये जाइगोट 2 भागों में टूट गया और ये दोनों भागों से 2 बेबी बन गए, बेबी 1 और बेबी 2। अब ध्यान रखना, ये एक ही जाइगोट से पैदा होने वाले ट्विन होते हैं, ये मोनोजाइगोटिक ट्विन बोलते हैं इनको, मोनोजाइगोटिक। और ये मोनोजाइगोटिक होते हैं, ये एक ही शुक्राणु और एक ही अंडाणु से बने हैं। तो ये याद रखना, क्यों, इनमें अगर इसमें एक्स, अगर समझना, अरे शुक्राणु मान लो ये, इसमें एक्स है और इसमें एक्स है, तो बताओ ये भी एक्स एक्स वाला, ये भी एक्स एक्स वाला। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं इनका जेंडर सेम होता है और ये एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब एक दूसरे की 2 कॉपी होते हैं, एक दूसरे की क्या होते हैं, सेम टू सेम दिखते हैं। थोड़ा बहुत जो कह सकते हैं, थोड़ा बहुत लाइफ स्टाइल के कारण जो चेंजेस आते हैं, भाई एक एक्सरसाइज करता है दूसरा नहीं करता है, एक मोटा हो गया एक पतला हो गया, एक के फैट ज्यादा है दूसरे के फैट कम है, दूसरे के हेयर लॉस हो रहा है, एक के हेयर लॉस नहीं है, एक के बाल काले हैं। तो वो देखो पॉल्यूशन, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किस तरह की लाइफ स्टाइल है, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, कोई एक्सीडेंट हो गया, चेहरे पे क्या लगाता है, सब तरह की चीजें। तो कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस के कारण डिफरेंस आ सकता है। बाकी ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक ही जाइगोट से जो पैदा हुए ट्विंस होते हैं, जुड़वा होते हैं, ये लक्षणों में लगभग समान होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक। तो मैं जहां तक मानता हूं पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट विद कंप्लीट एनालिसिस विद कंप्लीट डिटेल्स आप तक पहुंचा होगा। अच्छे से आपने बहुत बढ़िया तरीके से टॉपिक को समझा होगा। मैंने डायग्राम्स, पीपीटीज और कंप्लीट बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने अप्रोच रखी है। आगे आपसे बात नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए लेता हूं मैं आप सबसे विदा। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।